फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 30 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीज शाह लास्ट एपिसोड। ये काफी अजीब सी जगह थी जहां वो आए थे और हमेशा की तरह वही हुआ था जो अब तक इनके साथ मुसलसल हो रहा था। ये जगह बिल्कुल खाली थी। खाली क्या थी, ऐसा लग रहा था यहाँ पर कभी कोई आया ही ना हो। इसने पलटकर एक नजर रेहान को देखा था जो हर तरफ देखते हुए काफी पुरसुकून सा नजर आ रहा था। ये ठीक नहीं हो रहा, रेहान इतना बड़ा पुलिस वाला इतना बुज़दिल है कि वो मुझसे भाग रहा है, ऐसा लगता तो नहीं है। ये अफसर इतना डरपोक होगा है कि नहीं। सरदार का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था जबकि रेहान सिर्फ कंधे उचका गया था। हाँ, डरपोक लगता तो नहीं था लेकिन बहुत डरपोक वाकया हुआ है। लगता है इसे तुम्हारी पावर का अंदाजा है। इसे अच्छे से पता है कि सरदार कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि सरदार दिलदार खड़ा है। और वैसे भी बचपन में जो हालत तुमने इसकी की थी इसके बाद तो आज भी इसे सांस मुश्किल से ही आती होगी। बाला ने इसे बचपन का किस्सा याद करवाया था जब इसने चाकू इसकी गर्दन पर मारा था। वो यकीन से कह सकता था ज्यादा ना सही लेकिन इसकी गर्दन का कोई ना कोई बड़ा नुकसान जरूर हुआ था इस दिन। हाँ, शायद यही वजह है लेकिन काफी बुज़दिल वाकया हुआ है। वर्दी वाले इतने बुज़दिल होने तो नहीं चाहिए। रेहान, तुम क्या कहती हो? तुम भी तो वर्दी वाले हो ना। एक बात बताओ, अगर मेरी सबसे साबिर हुसैन की जगह तुम होती तो क्या तुम भी इस तरह से मुझसे भागते? सरदार ने अचानक से देखते हुए सवाल किया तो रेहान को झूलजा था लेकिन फिर अगले ही लम्हे मनोही में सर हिला गया। ऑफ कोर्स रेहान, तुम नहीं भागते क्योंकि तुम एक बहादुर अफसर हो और ईमानदार अफसर हो। अपनी जॉब के साथ बहुत ज्यादा सीनियर सिंसियर हो। तुम्हें तुम्हारे जैसा अफसर सदियों में पैदा होता है लेकिन कभी कभी तुम्हारे जैसे अफसर ऐसे साबिर हुसैन जैसे लोगों के साथ देते हैं ना तो यकीन करो तुम्हारे जैसे अफसर को गद्दी से पकड़कर चौराहे पर लटकाने का दिल करता है। वो दांत पीसते हुए इसे घूर कर बोला तो रेहान घबरा सा गया था। अरे अरे रेहान, तुम इतने पसीने में क्यों आ रहे हैं? सरदार तो सिर्फ तुम्हारे जैसे अफसर की बात कर रहा है, तुम्हारी बात नहीं थोड़ी ना कर रहा है जो तुम इतने डर गए हो। है छोड़ो इन बातों को, चलो निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। एक और जगह पहुंचकर हम लोग नाकाम हो लौट रहे हैं। बाला गाड़ी की तरफ बढ़ा तो रेहान भी सरदार की नजरों से गायब होते हुए तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा था जबकि सरदार मुस्कुराते हुए इसके पीछे आया था। हेलो सर, इन लोगों को मुझ पर शक हो गया। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। आपको नहीं पता आज जो इनके साथ मेरे चंद लम्हे गुजरे हैं मुझे अपने आप को हर तरफ से सवालों के घेरा महसूस कर रहा था। आपका हर जगह से गायब हो जाना, किसी तरह का कोई सबूत न छोड़ना आपकी बुज़दिली की निशानी है। ये इन लोगों का कहना है। मुझे आपसे मिलना है। मैं आज रात आपके अड्डे पर आता हूँ, वहीं पर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। सिर्फ 2 जगह और रह गई हैं, फिर ये 15 दिन पूरे हो जाएंगे। हम लोग बलूचिस्तान से वापस लौट जाएंगे। इनके यहाँ से नाकाम होते ये लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे। आज भी वाला वापसी की जब बात कर रहा था वो कह रहा था कि कबीला इसके बगैर नहीं चल रहा। वो फोन कान से लगाए हर तरफ नजरें रखे हुए था कि कोई इनकी बात ना सुन ले। ठीक है सर, मैं आज रात आपसे मिलने आता हूँ, वहीं पर आपको तफसील से बताता हूँ। नहीं सर, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप पीछे कबीले में कुछ नहीं कर सकते। वहाँ इसने झुमरू को छोड़ा हुआ है। झुमरू बहुत ज्यादा अथरा इंसान है, वो आसानी से कोई गड़बड़ नहीं करने देगा। वहाँ सब कुछ सरदार के मुताबिक हो रहा है। झुमरू अपने काम में इतना चालाक है कि आप इसे कभी भी धोखा नहीं दे सकते और ना ही वो किसी के हाथ आता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि झुमरू को बसाने की साजिश में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर झुमरू वहाँ कबीले में मौजूद ना हुआ तो हो सकता है कबीले के कुछ डाकू आपके लालच में आ जाए। ठीक है सर, मैं कुछ देर में निकलता हूँ, फिर आपको आकर अपनी पूरी बात समझाता हूँ। इस तरह फोन पर बात करना शायद मुमकिन ना होगा। वो कहते हुए फोन बंद करता बाहर की तरफ निकलने लगा था जब दूर से बाला ने इसे देखा था। इससे पहले कि बाला इसकी तरफ आता वो खुद ही इसकी तरफ कदम बढ़ा चुका था। अच्छा हुआ बाला, तुम आ गए। तुम लोग रुबाब का जरा ख्याल रखना। रुबाब की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। आज भी इसे मुसलसल रोमांटिक हो रही है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर थी इसने जो मेडिसिन लिख कर दी थी इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मैंने सोच रहा हूँ कि यहाँ के मैनेजर ने तकरीबन 45 मिनट की मसाफत पर एक वो डॉक्टर का एड्रेस दिया है। मैं इस डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा ना। तुम ऐसा करो, रुबाब को इस डॉक्टर के पास लेकर जाओ। इसको वहीं पर चेकअप करवा लो। इस तरह अगर तुम डॉक्टर को लेकर आओगे और फिर डॉक्टर को छोड़ने के लिए भी जाओगे तो यह काम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक बेहतर आइडिया है। अगर वो डॉक्टर यहाँ आने की बजाय तुम लोग वहां पर चले जाओ। बाला से देखते हुए मशवरा दे रहा था जिस पर इसे नफी में सर हिलाया। पहले मेरा भी यही इरादा था लेकिन फिर रुबाब की तबीयत को देखते हुए मैंने अपना फैसला बदल दिया। मेरे ख्याल में मैं डॉक्टर को ही लेकर आ जाता हूँ। रुबाब वहां तक जा नहीं पाएगी और मैं नहीं चाहता कि रुबाब बेवजह थकावट का शिकार हो। फिलहाल इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैं अपने बच्चे पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो इसे देखते हुए बोला तो इसने इसे हाँ तो कह दिया लेकिन जब किसी जाते ही इसने अपने फोन पर सरदार को मैसेज भी कर दिया था। बोलो इंस्पेक्टर, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों सुकून नहीं है तुम्हारी जान को? एक छोटा सा काम दिया था तुमसे, वो भी नहीं हो रहा। आखिर ऐसा भी कौन सा मुश्किल तरीन काम सौंप दिया है तुम्हें मैंने जो तुम कर नहीं पा रहे? वैसे मुझे बताओ, मुझे कहाँ तुम्हें मेरी मदद दरकार है? सारा प्लान मैं तुम्हें तैयार करके दे चुका हूँ। हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ कबीले में मौजूद इस असले पर है जो हमें चाहिए। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितना असला है। अरे अरबों खरबों का असला है। इसने इस कबीले के घरों में छुपा कर रखा हुआ है। अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मुझे खजाना मिल जाएगा, खजाना। और तुम इस काम में मेरा साथ देने के बजाय उल्टी सीधी कहानियां बना रहे हो। देखो इंस्पेक्टर रेहान, तुम्हें अपने बच्चे और बीवी के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारी तरह नया जब पुलिस वाला बना था तो बहुत ईमानदार था। मैं भी यही सोच रहा था कि ईमानदारी से काम करूंगा तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर वक्त और हालात ने मुझे बताया कि सरकारी नौकरी से हाथ आए 4 पैसे किसी काम के नहीं होते। पैसा तो वो काम का होता है जो पीछे से मिलता है। तुम्हें पता है मैं सरदार के कबीले के पिछले तकरीबन
पीछे तकरीबन 18 से 20 साल से पड़ा हुआ हूँ, जब इस कबीले का सरदार दिलावर था। इस ज़माने में इस कबीले में अरबों खरबों का असला मौजूद था, लेकिन दिलावर वो सारा असला आदमी को शिफ्ट कर दे रहा, जिसकी वजह से हमें इसमें से कुछ भी नहीं मिलता था। मैंने बहुत दफ़ा डाका डालने की कोशिश की, बहुत दफ़ा वहाँ से असला निकालने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा मैं नाकाम हो जाता था। यहाँ तक कि रागा डाकू को कबीले का सरदार मैंने बनाया, सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ से वो असला निकालने के लिए, लेकिन रागा डाकू भी इस मामले में बिल्कुल नाकाम निकला। इसने कबीले के लोगों को जवाब देना था, बल्कि कबीले के लोगों को नहीं इसके इस आस-पास जुड़ते सारे कबीले जो डकैतियों में शामिल होते थे, अपना सारा असला सरदार की खिदमत में पेश करते थे, क्योंकि सरदार इस असले की कीमत कहीं गुना बढ़कर इन्हें देता था। इतना सारा माल जमा करके वो हमेशा आर्मी के हवाले करते थे। हर साल कहीं ट्रक वहाँ से आर्मी में बेचे जाते थे, ताकि इसका मुल्क महफूज रहे। हालांकि यही असला बाहर के मुल्कों में करोड़ों अरबों का बिकता है। मैंने बहुत कोशिश की किसी तरह से वो असला हासिल कर सकूं, लेकिन ना तो सरदार दिलावर के होते हुए कर सका और ना ही सरदार रगा के होते हुए। हालांकि रगा पूरी तरह से मेरा गुलाम था। इसकी बेटी को पालने की जिम्मेदारी लेकर मैंने इसे अपनी बातों में लगाने की कोशिश की, लेकिन रगा को कभी भी मेरे काम ना आ सका था। लेकिन रागा डाकू कभी भी मेरे काम ना आ सका था, और फिर वो सरदार दिलावर का बेटा इस कबीले का सरदार बन गया, जिसने मेरी गर्दन पर छुरी चलाई थी। आज तक मेरी गर्दन से ये निशान नहीं गया, और ना ही मैं कभी अपनी आवाज़ में खुलकर बात कर सका हूँ। मुझे कत्ल करने की साजिश में वो नाकाम हो गया, लेकिन मेरी गर्दन पर लगने वाली चाकू की वजह से मेरी गले की एक नस कट गई। मैं जिंदा तो बच गया, लेकिन मुझे बात करते हुए कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। वो लड़का समझता है कि मैं इससे डरता हूँ, हालांकि सच तो ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसे जिंदा तब तक रखना चाहता हूँ जब तक मैं इसके कबीले से कुछ निकाल नहीं लेता। इस कबीले पर हर तरह का हमला हमारा नाकाम होता है, पुलिस वहां जा नहीं सकती, और कोई आम इंसान इतना सारा असला वहां से निकाल नहीं सकता। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ये प्लानिंग की है। 14 साल पहले जब सरदार ने मुझ पर अपनी बहन के साथ ज्यादती करने पर चाकू से घायल किया, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। कराची के अस्पताल में मैं 4-5 साल तक कोमा में रहा। मेरी जिंदगी कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि वो लड़का मुझे जान से मारना चाहता है। हाँ, वो लड़का जिसकी आंखों में मैंने इस रात नफरत की चिंगारी देखी थी, वो मुझे जान से मार डालना चाहता था। हाँ, मैंने सुना कि वो इस कबीले का सरदार बन गया है। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। इस सोच के साथ मुझे महसूस होने लगा था कि वो लड़का मुझे जान से मार डालेगा। इसलिए मैंने फौरन ही अपनी पोस्टिंग लाहौर में करवा ली। लाहौर से तकरीबन 1.5 साल बाद मैंने आज़ाद कश्मीर में चला गया, और वहाँ से तकरीबन 2.5 साल बाद आगे चला गया। मैं जब भी पीछे मुड़कर देखता तो मुझे यही पता चलता कि डकैत कबीले का सरदार मेरी तलाश में है। मैं जानता था वो मुझे मार डालना चाहता है। इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा कत्ल करना था। मैं अपनी पोस्टिंग चेंज करता रहा। ये जहाँ जहाँ मेरा पता करता मैं वहाँ से आगे बढ़ जाता। वो जहाँ जहाँ मुझे ढूंढता मैं वहाँ रुकता ही नहीं था, क्योंकि इस रात मैंने इसकी आंखों में अपनी मौत चमकती हुई देखी थी। मैं जानता हूँ वो मुझे जान से मार डालेगा। इसके सामने आते ही वो मुझे खत्म कर देगा। मैं इसके सामने जाना ही नहीं चाहता। इस रात शराब के नशे में हमने एक छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती की थी। वो 6 साल की बच्ची मेरे हाथ में बुरी तरह से तड़प रही थी, रो रही थी, लेकिन मुझ पर वहशत सवार थी। मैं पूरी तरह से वहशी हो गया था। वो वहशत तब कम हुई जब वो बच्ची मेरे हाथों में दम तोड़ चुकी थी। मुझे लगा बहुत बड़ा केस बन जाएगा। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं सका। दिलावर का बेटा मुझे जान से मार डालना चाहता था, और आज भी मुझे जान से मार डालना चाहता है। मैंने अपनी मौत से भागने की बहुत कोशिश की कि रेहान और भागते भागते थक चुका हूँ। इतना थक चुका हूँ कि अब मुझे मजीद भागा नहीं जा रहा। इसलिए मैंने अब अपने इस डर का सामना करने का फैसला कर लिया है। हाँ रेहान, मैंने ठान लिया है कि मैं इसका मुकाबला करूंगा। तुम पूछना चाहते हो ना कि मैं इस तरह से छुपकर क्यों बैठा हूँ? हाँ, क्योंकि मैं बुज़दिल हूँ। इस तरह से छुपकर बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ जब मेरे सामने आएगा तो मुझे जान से मारने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। मैं इसके कबीले से करोड़ों अरबों निकाल कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। इसे बलोचिस्तान बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि इसके कबीले के बाहर मेरी 1000 से ज्यादा नफरी खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ इस कबीले से वो असला निकालने के लिए। जैसे ही वो असला इस कबीले से निकलेगा मैं आजाद हो जाऊंगा, हर चीज से आजाद। वहां से वो असला निकालने के लिए सरदार का वहां ना होना अहमियत रखता है। तुम क्या समझते हो कि मैंने डकैत कबीले के डाकू को अपने साथ नहीं मिलाया हुआ? हाँ हाँ, बहुत गलत सोचते हो तुम रेहान। जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से साबर हुसैन की सोचें शुरू होती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने दिनों से हाथ पर हाथ रखे हुए बैठा हूँ? नहीं रेहान, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सरदार अपनी बीवी को लेकर हर तरफ घूम रहा है, वहां इस कबीले से खामोशी से सारा माल निकाल रहा है, वो भी कबीले के पिछले रास्ते से। इसकी असली की कीमत 600 अदब से ज्यादा है। तुम्हारी तो कीमत सुनकर ही आंखें खुल गई। फिक्र मत करो, तुमने मेरा साथ दिया, तुम सरदार को यहाँ तक लेकर आए हो। मैं तुम्हें अमीर कर दूंगा, बहुत अमीर कर दूंगा। तुम्हारी बीवी बच्चे, हर इंसान को जो तुमसे जुड़ा हुआ है ऐश करेगा ऐश। सारी जिंदगी बैठकर खाओगे। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि इसकी आवाज से अजीब सी वहशत हो रही थी। वो सरगोशी नुमा आवाज में बात कर रहा था क्योंकि इसके गले की एक नस अब तक डैमेज थी, जो आवाज को बाहर लाने का नजरिया बनती थी। सदा ने जब इस पर कातलाना हमला किया था वो मरते मरते बचा था, और इसी हमले में वो एक बहुत अनमोल चीज खो चुका था। वो अपनी जिंदगी में खोते खोते रह गया था। 4 साल कोमा में रहने के बाद भी वो वैसा ही था, वैसे ही जिंदगी इसके लबो लहजे में थी। इसे इस मासूम की बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने का कोई अफसोस ना था। हाँ, इसे इस बात का अफसोस हरगिज ना था कि इसकी वजह से एक मासूम लड़की जिंदगी की बाजी हार गई। इसे तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज की फिक्र थी कि किस तरह वो वहां से असला निकाले। वो अंदाजा लगा चुका था साबिर हुसैन कोई मामूली इंसान नहीं है, लेकिन अगर कबीले से असला निकल रहा था, टिकट कबीले के लोग मिले हुए थे, तो इस बात की खबर जुमरू को अब तक क्यों नहीं लगी थी? वो हर तरफ नल से घुमा रहा था, जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि आवाज कहाँ से आ रही है, मगर वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। बोलने वाला इंसान यहाँ था भी या नहीं, वो
इस या फिर वो इससे छुपकर बैठा कोई चाल चल रहा था। बाला ने फोन करके इसे बताया था कि वो बेला को कबीले लेकर आया है, यानी कि वो इसकी इज्जत का मुहाफिज बनकर इसे एक परसुकून और महफूज जगह पर पहुंचा चुका है। ना चाहते हुए भी इसने बाला का शुक्रिया अदा किया था और इस बात को भी कबूल कर चुका था कि डाकू बेला इसकी बहन को नहीं छोड़ेगा। वैसे भी वो इसकी इज्जत का मुहाफिज था। हाँ, ये हकीकत थी कि वो अपनी बहन का फ्यूचर एक डाकू के साथ नहीं सोच रहा था, लेकिन जिस तरह वो इसकी इज्जत का मुहाफिज बन चुका था, वो ना चाहते हुए भी इसकी सोचने पर मजबूर हो गया था। लेकिन इसने डाकू बाला के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो इसे पता चला था कि वो डकैत कबीले के सरदार दिलावर के सबसे खास दोस्त यूसुफ का बेटा है। इसका सिर्फ और सिर्फ बाला के बारे में जानने का था, लेकिन इसे मालूमात मिलते ही इन्हें ये भी पता चल चुका था कि दिलावर नामी आदमी कोई आम डाकू नहीं था, बल्कि वो पुलिस की खुफिया तरीके से मदद कर रहा था। इसके बारे में सब कुछ जानते हुए इसने भी कुछ ऐसा ही करने का फैसला किया था, जब अचानक ही से एक दिन साबर हुसैन का फोन आया। वो खुद परेशान रह गया था कि इतना बड़ा डीआईजी अफसर इसे फोन क्यों कर रहा है। जब इसे इसका असल मकसद पता चला तो पहले इसने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर जिस तरह से इसने समझाया कि सिर्फ वर्दी पहन लेने से वो कोई ईमानदार अफसर नहीं बन जाता और न ही ईमानदारी में कुछ हासिल होगा, वरना चाहते हुए भी इसकी बातों की तरफ मुतवज्जो हो गया था। साबर हुसैन इंसान को कायल करने की ताकत रखता था और इसने रेहान को अपनी तरफ राग़िब कर लिया था, वरना चाहते हुए भी इसकी बात मानने को तैयार हो गया था। हाँ, इसे कोई मसला ना था सरदार और बाला को अपनी बातों में बहलाकर बलोचिस्तान लेकर जाने का। रागा डाकू ने इसका रास्ता वैसे भी खोल ही दिया था कि साबर हुसैन बलोचिस्तान में है। ऐसे में वो इससे इतने सालों से छुपा हुआ था तो मजीद 15 दिन तक तो छुप ही सकता था। साबर हुसैन ने बताया था कि सरदार के कबीले में असले की बहुत बड़ी तादाद है, जो सालों से जमा करने के बाद पाक फौज को दे देता है। वह पाक फौज के लिए दोबारा भी बहुत बड़ी तादाद में असला जमा कर सकता था। अगर ये असला इसके काम आ सकता था तो क्यों नहीं, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि ये करोड़ों अरबों का असला होगा। वो तो बस यही सोच रहा था कि एक 2 टन असला है जो आगे पहुंचाना है, लेकिन अब वो इतना तो वो समझ ही चुका था कि कबीले को खजानों का इलाका क्यों कहा जाता है। यहाँ के नक्शे बने हुए थे तो मतलब साफ था कि बात सिर्फ थोड़ी सी बहुत खजाने की नहीं थी, बल्कि यहाँ बहुत कुछ था और पुराने पुलिस वाले जानते थे कि बहुत कुछ था। साबर हुसैन के अलावा कबीले के कुछ राजों से कोई भी वाकफ नहीं था, लेकिन साबर हुसैन ने तो अपनी पोस्टिंग के ही इस गांव में सिर्फ और सिर्फ इस कबीले पर हमला करने के लिए की थी, जिसमें वह नाकाम हो गया था। और हर नाकामी का सामना करते हुए इसने इस कबीले में आंख लगाने का फैसला किया था, जिसमें इसने पुलिस नफरी को भी शामिल किया था। इस सब के पीछे का मकसद बेशक लोगों को सिर्फ और सिर्फ कबीले के डाकू को खत्म करना था, लेकिन इसके पीछे का मकसद कबीले को अपने मुताबिक लेकर आना था। लेकिन इसमें अभी वो नाकाम हो गया और फिर इसकी एक गलती से कबीले से कोसों दूर कर चुकी थी, वरना वो रागा को किसी भी तरह अपनी बातों में बहला बुसलाकर वहां से असला निकालने में कामयाब हो जाता। और अगर इसमें एक दफा कामयाब हो जाता तो इस में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन खजाने का पता होने के बावजूद भी वो कुछ कभी खजाने तक पहुंच नहीं सका था। यही तो वजह थी कि वो जान को खतरे में डालकर वापस कबीले के सरदार दिलदार के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार था। इस इंसान का लालच इंतहा तक जा चुका था। इसे अपनी जान से ज्यादा कबीले का खजाना प्यारा था और ज्यादा देर वहां नहीं रुका था। इसे अफसोस था कि वो पूरी बात जाने बगैर ही इसका साथ दे रहा था। वहां से निकलते हुए इसने हर तरफ देखा, दूर दूर तक इसे कोई भी नजर नहीं आया था। सुकून का सांस लेते हुए इसने वहां से निकलने का सोचा था। वो वापस होटल में पहुंचा तो सब कुछ परसुकून था। इसने कह दिया था कि डॉक्टर से मिली ही नहीं, जबकि इसके पास बैठते हुए इसने रात का खाना भी खाया था। किसी से मजीद कोई सवाल नहीं पूछा था। खुशखबरियों में यह शाम से रात हो गई थी, जबकि अपने अपने कमरों में जाते हुए वो बिल्कुल परसुकून थे। सरदार के चेहरे पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, यानी कि साबर हुसैन के बारे में इसे भनक तक नहीं लगी थी। मतलब वो वहां पर अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था और यहाँ रेहान भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। इसने सबको रोका रखा हुआ था। इसका इरादा ही नहीं मजीद बलोचिस्तान में रोकने का था, लेकिन आज ही साबर का मैसेज आया था कि वहां इसका काम बिल्कुल एंड लगा हुआ है, यानी कि वो कबीले से सारा असला निकालने में कामयाब हो रहा है। यहाँ सरदार को खबर भी नहीं हुई। सरदार इसे जान से मारने के लिए यहाँ आकर से ढूंढ रहा था, जबकि वो इसके सामने चालाकी से आए बगैर अपना काम कर रहा था। वो साबर हुसैन से सच में मुतासिर हो गया था। वो आदमी जरूरत से ज्यादा ही चालाक था और यहाँ आज इस बात का गवाह था। सरदार, हम तो साबर हुसैन को ढूंढने में कामयाब ही नहीं हो सके और कल हमारी वापसी है। मेरा मतलब है हम कल अपने इस मकसद में नाकाम हो गए हैं। हमें इस तरह खामोशी से वापस लौट जाना चाहिए। सरदार शाम को बाहर निकला तो इसके पीछे ही रेहान भी आ गया था और इन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार रहा था कि इसे पता चल सके कि वो आगे क्या करने का इरादा रखते हैं। जब रेहान इनके पास आते हुए बाला से पूछने लगा, सरदार भी कुछ हद तक मायूस लग रहा था। मुझे लगता है वो यहाँ है ही नहीं। अगर वो यहाँ होता तो इस तरह से मुझसे भागता नहीं, क्योंकि वो एक पुलिस वाला है। इसके पास पावर है। एक छोटा मामूली डाकू इसका क्या बिगाड़ सकता है? तो फिर क्या करना है आगे? मेरा मतलब हम वापस जा रहे हैं। वैसे देखते हुए नाउमीदी से बोला था, हाँ वापस ही जाएंगे और हम कर ही क्या सकते हैं। तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करो, कल शाम को निकलेंगे। वो क्या है ना कि सुबह मेरी सजन साई एक दफा फिर से बलोचिस्तान देखना चाहती है। वो मुस्कुरा कर बोला तो बाला भी हल्का सा मुस्कुरा दिया था, जबकि रेहान भी ने पूरी तरह से नाउम्मीद देखते हुए परसुकून सा होता अपने मोबाइल पर साबर हुसैन को मैसेज कर चुका था कि अब वो बिल्कुल आजाद है। 15 दिन पर चबकते गुजर चुके थे और वो लोग साबर हुसैन के बारे में कुछ भी नहीं पता करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। मतलब साफ था कि अब ये मामला पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। वहां सरदार के बिले में पुलिस वालों ने रकेत के बिले में पुलिस वालों ने डकैती कर ली थी और यहाँ सरदार इतना कुछ करके भी हाली हाथ रह गया था। है सरदार को धोखा देने का इसे अफसोस तो था, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि इसने अपना आने वाला फ्यूचर सिक्योर कर लिया था। चलो सचिन साईं, तुम्हें आखिरी दफा बलोचिस्तान घुमा कर लाता हूँ। वैसे लिए बाहर आया तो बाला और बेला भी इनका इंतजार कर रहे थे। आप लोग अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग भी आप लोगों के साथ जाएंगे। भाई, हमारे साथ आपकी क्या दुश्मनी है? जब दिल करता है अकेले निकल जाते हैं। पिछले 15 दिनों से आपको ख्याल तक नहीं आया कि हमें भी आप लोगों के साथ लेकर जाए, इसलिए हम खुद कबाब में हड्डी बन चुके हैं। मतलब है कि हम दोनों आपके साथ जा रहे हैं। वो मजे से इन दोनों को देखते हुए बोले थे। जहां सरदार का हल्का सा मुस्कुराया था वहीं जवान भी खुश हो गई थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी हमारे साथ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। बल्कि सिर्फ आप
लोग ही क्यों, हम रेहान भाई और रुबाब बाजी को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। वो तो वैसे भी कहीं घूमने फिरने नहीं जाते। अच्छा है ना, जाते जाते एक दफा तो घूम कर आना ही चाहिए। वो इन्हें देखते हुए बोलते सदा ने बाला को इशारा किया था ताकि वो रुबाब को बुलाकर लाए। थोड़ी ही देर में वो लोग भी इन्हें ज्वाइन कर चुके थे और खुशी खुशी अपने सफर पर निकले थे। इन्हें 3 बजे की फ्लाइट से वापस कराची जाना था, वहां से सिंध और सिंध से वापस अपने अपने कबीले में सफर का अपने गांव अपने कबीले में। सफर काफी लंबा था लेकिन वो सफर को जाते जाते खूबसूरत बनाना चाहते थे। वो ये दिन दुआम की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बनाना चाहता था। हाँ, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ था। यहाँ आने के बाद भी वो साबर हुसैन को ढूंढने में कामयाब नहीं हो सका था। हाँ, लेकिन यहाँ इसे जीने का एक और मकसद मिल गया था। इसकी दुआम की खुशी से खुश रखना ही सदा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी था। और अब वो जान अकेली नहीं थी बल्कि इसके साथ एक और धड़कन भी जुड़ चुकी थी। इसका बच्चा इसकी दुनिया में आने वाला था जिसके लिए वो बेतहाशा खुश था। इतने दिनों से वो दुआम का हर जिद हर बात को खामोशी से मान रहा था क्योंकि वो चाहता था कि इसकी बीवी खुश रहे, क्योंकि इसकी बीवी खुश रहेगी तो इसका बच्चा ठीक रहेगा। इस दफा तो वो दुआम की सेहत पर कोई रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं था। इस दफा वो खुद अपनी दुआम का ख्याल रख रहा था, बल्कि ख्याल कर रहा क्या रख रहा था, वो तो इस पर किसी का बुरा साया भी नहीं पड़ने दे रहा था। इस वक्त भी वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठी थी जबकि बाला ने अचानक ही शॉपिंग का शोशा छोड़ दिया था। इसकी शॉपिंग कभी खत्म ही नहीं होती था, तो वो बाला बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था। यहाँ पर भी शॉपिंग, वहां पर भी शॉपिंग, ऐसी कोई जगह ही नहीं रही डार्लिंग जहाँ तुमने शॉपिंग ना की हो। मेरा ख्याल में इतनी शॉपिंग काफी है। अरे यार, अब तो बैग में भी जगह नहीं बची, एयरपोर्ट में ये सामान निकलवा दिया जाएगा। वो इसे समझाते हुए बोला था लेकिन बाला पर कोई असर नहीं हुआ था। इसके मुताबिक इसका डाकू बहुत अमीर था और ये सारी चीजें कबीले तक पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसने नाइटी का लालच भी तो लगाया हुआ था। हाँ, ये सच था, इसने अब तक वो नाइटी पहनकर इसे नहीं दिखाई थी, बल्कि अब तो इसे नया शोशा छोड़ा हुआ था कि ये नाइटी तो वो कबीले में जाकर पहनेगी। वरना पिछले 15 दिनों से बाला इसकी मिन्नतें करते करते थक चुका था। एक दफा तो वह इसे एक नाइटी लुक दे ही सकती थी, लेकिन मजाल थी जो बेला इसकी कोई भी बात मान जाती वो तो अपनी ही करती थी। और इस मामले में तो इसकी सबसे ज्यादा चलती थी। वो जानती थी कि जज्बात में बहकर बाला पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और यही तो वक्त होता है जब वो बाला को अपनी हर बात मानने पर मजबूर कर सकती थी। और वो कर भी रही थी। इसने बाला से अस्पताल में काम करने की इजाजत भी ले ली थी। अभी परसों रात ही तो इसने बात की थी जब बाला जज्बात में पागल होता, इस पर अपनी शिद्दतें बरसाकर से पागल कर देने को था। इसने बड़ी मोहब्बत से बाला को बोल दिया था कि वो अपनी नौकरी करना चाहती है, वो इसे छोड़ने जाएगा और खुद ही लेने के लिए भी आएगा। वो किसी के साथ नहीं जा सकती थी और ना ही रोज रोज वहां अपने मायके में रहने की जिद करेगी, जिस पर बाला ने फौरन हाँ में सर हिला दिया था। अब इसने क्या करना था ये तो वो कभी ले जाकर ही बताने वाली थी, लेकिन फिलहाल वो इस बात पर बहुत ज्यादा खुश थी कि इसका शोहर इसके हुस्न का दीवाना था। बल्कि यूं कहना बेहतर रहेगा कि वो अपने हुस्न की जाल में बिछाकर अपने शोहर को अपना मजीद अपना दीवाना कर सकती थी और वो कर रही थी। बाला इसके लिए सचमुच में जोड़ों का गुलाम ही साबित हुआ था। सदा तो उठते बैठते मिटाने मार रहा था, लेकिन वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। साफ कह रहा था कि अगर मैं जोड़ों का गुलाम हूँ तो तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो। खुद को समझना छोड़ दो। यहाँ मेरी बहन तुम्हें हल्का सा इशारा कर दे तो बिक जाओगे इसके सामने। और ये बात तो सच थी, इसलिए सदाब भी इस मामले में इससे उलझने से बाज ही रहा था। क्या मसला है तुम्हारे साथ डाकू बाला? एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम मुझे इस तरह से डांट रहे हो। कोई अपनी इतनी प्यारी बीवी को यूं डांटता है क्या? एक तो सुबह से मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं, सर मुसलसल घूम रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से शॉपिंग करने आई हो तो भी इसमें तुम्हें इतना सा मसला क्या है तुम्हारे साथ? एक तो सुकून का सांस नहीं लेने देते हो, तुम्हारी वजह से इतने दिनों से मेरी नींद तक पूरी नहीं हुई। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा और अगर मैं शॉपिंग करती हूँ तो इस पर भी तुम्हें इतराज है। वो जाने की इस गुस्से से बोली तो बाला ने एक नजर अपने पीछे आते रेहान और सरदार को देखा था, जो इनकी बातों पर ध्यान न देते हुए नफी में सर हिलाते अपनी अपनी बीवियों के लिए कुछ अच्छी सी शॉपिंग करना चाहते थे। जबकि बेला की बातें सुनते हुए दुआम की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बात भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ही नहीं सुन रही थी। मेरी बेला की तबीयत क्यों खराब होगी? क्या हुआ बताओ मुझे, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ क्या? हाँ, नीचे ही सामने क्लिनिक है। उसका हाथ थामते हुए सामने की क्लिनिक की तरफ इशारा कर रहा था जहाँ ये पे सच में कोई डॉक्टर थी। ओहो, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है मेरी, छोड़ दो मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। मैं शॉपिंग करूंगी तो अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। वो मजे से बोल रही थी जबकि बाला इसकी बात पर कंधे उचका कर रह गया था। हाँ, लेडीज के हर मसले का हल तो शॉपिंग ही होता है और ये बात इसे अब तक क़यामत तक याद रखनी थी। वो इसे शॉपिंग की इजाजत देते हुए इसके पीछे पीछे आ रहा था जब अचानक किसी बात पर इन दोनों की बीच लड़ाई होगी। बेला सामने शॉप पर मौजूद ड्रेस पसंद कर रही थी जब बाला ने कहा था कि ये वाला ड्रेस वो कल ले चुकी है, बल्कि बस वो ब्लैक कलर है और ये येलो है और ये ब्लू है। बस इतनी सी बात पर इन दोनों में बहस शुरू हो चुकी थी। वो चारों सर पकड़ कर रह गए थे। ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे करते हैं? हर वक्त लड़ाई झगड़ा। बस करो, क्या तुम दोनों खामोश हो सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग एक कमरे में कैसे रहते हो। तुम लोग इंसान का मुर्गियां ज्यादा लगते हो जो पिंजरे में बंद रहकर भी एक दूसरे से लड़ते होंगे। मैं कैसे उम्मीद करूँ कि तुम लेकर कामयाब शादीशुदा जोड़ा हो? सदा इन दोनों को देखकर डांटते हुए बोला था तो बेला सर झुका गई थी। बाला भी अच्छा खासा खज्जल हो गया था क्योंकि इस बात में कोई झूठ नहीं था। वो मुर्गियों की तरह ही लड़ते थे। कहाँ से कब बात कहाँ पहुंच जाती थी, लड़ाई कहाँ से कहाँ चली जाती। बेशक वजह छोटी सी हो लेकिन इन लड़ाइयों का कोई हाल ही नहीं था। ये मुझसे हर वक्त लड़ता रहता है, ये मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। बेला ने अचानक ही पीछे से मनमनाती आवाज निकाली। सरदार से देखकर रह गया था, कितनी मासूम थी इसकी बीवी। अभी वो इसे कुछ कहता कि अगले ही लम्हे बेला को एक जोरदार किस्म का झटका लगा। वो गिरते गिरते बची। इसे संभलने में ज्यादा वक्त नहीं लिया था। हाँ, लेकिन इसका सर बुरी तरह से घूमा था। बेला ने वक्त रहते इसे गिरने से बचा लिया था, लेकिन अभी भी इसे लग रहा था जैसे वो अपने पैर पर खड़ी नहीं रह सकती। लगता है लड़ते लड़ते मेरी बीवी का बीपी लो हो गया है। मैं इसे नीचे डॉक्टर के पास लेकर एक दफा चेकअप करवा के लाता हूँ, वरना रात तक मुझे
रात ये मुझे इस बात का भी इल्ज़ाम देगी कि मैंने इसके खराब तबीयत में इसका ख्याल रखने के बजाय लड़ना अपना फ़र्ज़ समझा। वो नरमी से इसे अपने साथ लगाते हुए सीढ़ियों से उतरने लगा, जबकि सरदार नफ़ी में सर हिलाता दुआम के साथ शॉपिंग में मसरूफ़ हो गया था। रेहान भी रुबाब को लेकर अलग हो गया था। इसका इरादा था कोई अच्छी सी जगह ढूँढकर वहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेने का था, क्योंकि रुबाब काफ़ी थकी हुई लग रही थी। वो दोनों सुकून से अपना चेकअप करवा के वापस आ जाएँगे, तब तक सरदार और दुआम ने भी वापस आ जाना था। कल रात से सोबर हुसैन का कोई मैसेज नहीं आया था। आखिरी मैसेज में इसने बस यही बताया था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है और असला निकलते ही वो हमेशा के लिए पाकिस्तान से चला जाएगा और इसने इसका हिस्सा इसके घर में इसका हिस्सा घर पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन साबर हुसैन से कोई भी इसका राब्ता नहीं था। ये बात इसने हमेशा छुपाकर रखनी थी और रेहान ये बात हमेशा छुपाकर ही रखने वाला था। इसके दिल में एक हल्का सा मलाल था कि वो मुल्क के साथ गद्दारी कर गया है, लेकिन वो क्या करते था, इसका बीवी का फ्यूचर सिक्योर नहीं था। एक पुलिस वाला होने के बावजूद भी वो अपनी आने वाली जिंदगी को किस तरफ ले को किस एक पुलिस वाला होने के बावजूद भी वो अपने आने वाली जिंदगी को किसी तरफ लेकर नहीं जा रहा था। वो एक ही जगह अपनी जिंदगी में रुका हुआ था। ना तो इसके प्रमोशन हो रहा था, ना ही से कुछ बेहतरी हो रही थी। इसे नीचे वाले पोस्ट के लोग रिश्वतें ले लेकर बेईमानी कर करके इसे ऊपर वाली पोस्ट पर जा चुके थे। इसे सोच लिया था कि जिंदगी एक ही जगह रुककर नहीं काटी जाती, इसे आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए रिश्वत के अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपने दिल में मलाल लिए रुबाब की चेहरे की तरफ देख रहा था, जहाँ ममता का नूर इसे बेतहाशा खूबसूरत बना रहा था। इसे नरमी से रुबाब के हाथ को अपने रब्बू से लगाते हुए इसके कुछ खाने की को मंगवाया था, जबकि रुबाब मुस्कुराते हुए इसकी बातें करने लगी थी। थोड़ी देर पहले वाला मलाल कहीं दूर जा सोया था। वो बिल्कुल सुकून इससे बातें करने लगा था। कितनी शर्म वाली बात है ठरकी डाकू, इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी मेरी कि मुझे डॉक्टर के पास ले आए हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, अपना चेकअप एक डॉक्टर से करवाऊंगी। हाथ करते हो तुम भी। वो कुर्सी पर बैठी डॉक्टर का इंतजार कर रही थी, जो फिलहाल किसी और पेशेंट को चेक करने में मसरूफ थी। वहां बैठे बैठे वो काफी थक चुकी थी। इसे इस तरह का इंतजार हरगिज गवारा नहीं था। इसे याद था बचपन में जब वो अपनी अम्मी के साथ किसी छोटे मोटे क्लिनिक में जाती थी तो अक्सर इन्हें इंतजार करना पड़ता था। तो इसे सोच लिया था कि वो एक बड़ी डॉक्टर बनेगी और उसकी अम्मी को इंतजार की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि डॉक्टर होने के बावजूद भी वो इंतजार की ही लंबी कड़ियां तय करेगी। पेशेंट के चले जाने के बाद डॉक्टर ने इन्हें बुलाया था। जी बताएं क्या मसला है आपको? वैसे देखते हुए बोली थी, डॉक्टर मुझे कोई मसला नहीं हुआ, क्या है ना मेरे शोहर मुझसे सबसे ज्यादा ही मोहब्बत करे। मेरी तबीयत जरा सी खराब हुई तो ये मुझे यहाँ जबरदस्ती घसीट लाई। एक्चुअली मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं सिर्फ इनके साथ ही हनीमून के लिए आई हूँ। और वो कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा से बताने लगी। साथ ही साथ इसने ये भी बता दी कि भाई यहाँ से वो सिर्फ अपने शोहर के फोर्स करने पर आई है, वरना वो खुद डॉक्टर है, इसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भी डॉक्टर हैं, फिर तो आपको खुद ही पता होगा कि आपकी कंडीशन के बारे में। वो मुस्कुराते हुए बोली। बेला भी हल्का सा मुस्कुरा दी थी। डॉक्टर मुझे ना 2-3 दिन से मुसलसल चक्कर आ रही है। वैसे तो मैं नॉर्मली ठीक ही रहती हूँ, लेकिन इस तरह के चक्कर आने की वजह से मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा। वो कितना वक्त हो गया आपकी शादी को? वैसे देखते हुए मजीद सवाल करने लगी, जबकि इसने हैरत से बाला की तरफ देखा था। अब इसके चक्कर की वजह तो बाला हरगिज नहीं बन सकता था। अभी तो इसकी शादी को मुश्किल से जब 20 या 27 दिन हुए थे और इन्हें करीब आए हुए तकरीबन 25 दिन। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। मुस्कुराहट के साथ कुछ हैरत का शिकार होते हुए बल्कि डॉक्टर मुस्कुराई थी, जबकि डॉक्टर के दूसरे सवाल पर जहां बेला का चेहरा शर्म से जबकि डॉक्टर के दूसरे सवाल पर जहां बेला का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ था, वहीं बाला भी आगे पीछे निगाहें घुमाने लगा था, जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। अच्छा, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, इट्स ओके, हो जाता है ऐसा। शादी के पहले महीने में पता नहीं चलता, प्रेगनेंसी नॉर्मल सी चीज है, कभी कभी अल्लाह पाक जल्दी गोद भर देता है। वैसे देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली तो बाला के सर पर तो आसमान टूटा। वहीं बेला की तो आंखें ही खुल गई थी। क्या मतलब डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहती है? मेरा मतलब है कि मेरी बीवी खुद डॉक्टर है, वो खुद भी अपना चेकअप कर सकती है, इसका कोई मसला नहीं है ना। बीवी तुम डॉक्टर हो, बताओ तुम डॉक्टर साहिबा को अगर ऐसी कोई बात होती तो तुम्हें खुद पहले पता चल जाता ना, क्योंकि बेबी तो तुम्हारे अंदर होगा। तो तुम्हें अब तक क्यों नहीं पता चला? किसी दूसरे बंदे को कैसे पता चल गया? वो भी सिर्फ इस बात को लेकर कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। वो अब इससे सवाल जवाब करने पर आया तो डॉक्टर को जो पहले बाला को देखने लगी थी, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे देखने लगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में पता नहीं चलता, आपके अंदर किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आती। अक्सर जो प्रेगनेंसी की सबसे अहम वजह होती है, इसमें भी कोई तब्दीली महसूस नहीं होती। हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी को महज 10 दिन हुए हों। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आपको अब बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो यही समझिए कि आपका होने वाला बच्चा बहुत शरारती होगा। मैंने आपको कुछ चेकअप लिख कर देती हूँ। खैर, आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप जानती ही हैं कि प्रेगनेंसी से पहले किस तरह के चेकअप करवाए जाते हैं। वो पुरसुकून अंदाज में कहते हुए कुछ चेकअप लिख कर दे रही थी, जबकि वो अंदाजा लगा चुका था कि डॉक्टर खुद भी काफ़ी शरारती सी है। जबकि डॉक्टर के कहने पर प्रेगनेंसी किट की मदद से वो वहीं पर अपना पॉजिटिव रिजल्ट डॉक्टर को चेक करवा चुकी थी। बाला खुद झटके खा रहा था, जबकि बेला काफ़ी ज़्यादा परेशान से इसके पीछे पीछे बाहर आई थी। हाँ भाई, दुनिया की सबसे झगड़ालू तरीन कबल, तुम लोगों को देखकर ऐसा अब मुझे टेंशन होने लगी है। क्या होगा तुम लोगों का? सरदार इनके पास रुकते हुए इन्हें देखने लगा। इनकी लड़ाइयों से वो काफ़ी ज़्यादा तंग था। मुझे तो आने वाली जिंदगी को लेकर परेशानी हो रही है। अगर यही सब कुछ चलता रहा ना तो न जाने कैसे कटेगी। रुबाब से देखते हुए बोली, जबकि बेला ने कोई जवाब न दिया था। कटेगी भी या नहीं, ये समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है कि मेरी बहन के हाथों मेरा जीजा कत्ल हो जाएगा। रेहान ने नफी मसल हिलाते हुए अपना मुद्दा भी बयान कर दिया। वो क्यों चुप रहता? वो भी बाला की टांग खींचने के मामले में तो कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं चूका था। बाला भैया, आप लोग एक दूसरे से प्यार भी करते हो या हर वक्त लड़ते ही रहते हो? दुआ भी कुछ मायूसी से बोलती, जबकि वो अपनी खबर सुनाने के लिए बेकरार था। इन लोगों की इतनी अजीब बातों पर नफी में सर हिलाता रह गया। अरे यार, क्या फजूल बोले जा रहे हैं? मुझे अभी तो कुछ बोलने दो। मेरी बीवी बीमार है, मुझे इसका ख्याल रखना है। डॉक्टर ने कहा है कि पहली प्रेगनेंसी है, बीवी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। डार्लिंग, तुम शॉपिंग करना चाहती थी ना, बताओ तुम्हें क्या शॉपिंग करनी है? अरे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरा बैग किसी काम का नहीं है तो इन चारों के बैग्स में भी कोई काम की चीज़ नहीं
नहीं जाने दूंगा। मेरी बीवी माँ बनने वाली है, इसके लिए इसकी सब इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इसका सारा सामान कबीले तक कैसे जाएगा। तो तुम लोग अपने अपने बैग में जगह बनाओ। मेरी मासूम सी बीवी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। वो बेला को चेयर पर बिठाते हुए इसके साथ जमीन पर बैठ गया था, जबकि इन सबके तो मुंह ही खुल गए थे। कहाँ इनकी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती और कहाँ शादी के तीसरे हफ्ते ही इनकी इस तरह की खबर ने सबको एक दूसरे को देखने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ। सबसे पहले होश तुम को आया था। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है शादी को बेशक 1 महीना नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हम दोनों में बहुत प्यार है, इसलिए हमारे बेबी को दुनिया में आने की बहुत ज्यादा जल्दी है। वो पुरसुकून से अंदाज में बोलता है, इन सबको हिलाकर रख गया था, जबकि वो सब एक दूसरे को देख रहे थे। इन दोनों का प्यार तो इन लोगों से हजम ही नहीं हो रहा था। क्या मतलब, आप पागल हो गए हैं क्या? आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब मैं सरदार को कैसे बोलूँ कि मजीद रुको? मुझे नहीं पता, सरदार को तुमने वहीं पर रोकना है। मैं फिलहाल कबीले में काम कर रहा हूँ। मैं हरगिज सरदार को यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता। वो गुस्से से दहा रहा था। देखिए सर, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सरदार मेरी बात क्यों मानेगा? इससे पहले ही मुझ पर शक हो गया। ऐसे में अगर मैं इसको ये कहता हूँ कि वो मजीद यहाँ बलूचिस्तान में रुके तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कबीले से सारा माल निकलवाओगे कैसे। जैसा कि आप बता रहे हो कि 5 कारें बनी हुई हैं असले से, और वो असले से, तो आप सारा असला कबीले से कैसे निकालोगे? जंगल का रास्ता तो काफी सालों से बंद है, बल्कि इस रास्ते में तो जंगली जानवरों का खतरा हद से ज्यादा है। असला निकालने का एक ही रास्ता है, कबीले का मेन रास्ता। तो वहां से तो आप कैसे करोगे ये सब कुछ? ये आसान नहीं होगा। क्या आसान है, क्या मुश्किल है? ये मेरा काम है ध्यान, तुम्हारा काम नहीं। तुम वो करो जितना मैंने तुम्हें कह रहा हूँ, जितना कि तुम्हें पैसा मिल रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये सारा काम आपका है, आपने ही का देखना है, लेकिन अगर आप किसी मुश्किल में फंसे तो मेरे लिए भी मसला बन जाएगा। मैं आपके सर पर किसी तरह की मुसीबत नहीं आने दे सकता। सर, पुलिस की नौकरी करना मेरा जुनून है, मैं अपना जुनून नहीं छोड़ सकता। हाँ, मुझे पैसे की जरूरत है, हाँ मेरे दिल में लालच आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना आप आने वाला कल दाव पर लगा दूं। मैं अपनी वर्दी पर किसी तरह का दाग बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो काफी परेशानी से बोल रहा था, और एक गली में खड़ा हुआ खड़ा हुआ मुसलसल सब यही सब बातें कर रहा था। सर प्लीज मेरे साथ झूठ मत बोलें। सर प्लीज मेरे साथ झूठ बोलना बंद करें। मैं जानता हूँ आप यहाँ पर नहीं हैं। 3 दफा मैं आपसे मिलने के लिए इस जगह पर आया हूँ। सच तो यह कि वहाँ आप नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक रिकॉर्ड रेडियो है जो मुझे आपकी आवाज़ सुनाता है। वो गुस्से से बोला तो दूसरी तरफ से इसे जोरदार के सुनाई दिया था। बहुत होशियार हो तुम पुलिस वाले, बहुत ज्यादा होशियार। लेकिन क्या है ना, तुम्हारे अंदर वो जो वफादार इंस्पेक्टर छुप कर बैठा हुआ है ना, इस पर मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ कि कभी ना कभी तुम्हारे अंदर का वो अफसर जाकर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, और सरदार के मामले में किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता। जिस तरह वो आम से आम मुजरम का हाल करता है, अगर मैं इसके सामने आ गया ना तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्योंकि मैं इसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। इसलिए मैं इससे दूर हूँ, बहुत दूर हूँ। बलूचिस्तान में तुम लोग हो, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पर मिलूंगा जहाँ सरदार है। यह नामुमकिन है, वो कहकर लगाते हुए बोला। तो रेहान ने आंखें मेची, यानी इसका शक दुरुस्त था। साबर हुसैन यहाँ पर था ही नहीं। वो जो पागलों की तरह से हर तरफ ढूंढ रहे थे, वो कभी यहाँ था ही नहीं। इन्हें झूठी इन्फॉर्मेशन मिली थी। आज से तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले साबर बलूचिस्तान में मौजूद था, लेकिन फिर अचानक वो कहीं पर गायब हो गया। फिर अचानक से फोन आया, कहाँ गया कि वो, और कहा कि वो लोग बलूचिस्तान आ जाएं। वो सारी बातें समझ रहा था। साबर हुसैन कभी सरदार के सामने आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि सरदार इसकी मौत का दूसरा नाम है। सर, मैं मजीद आपकी मदद नहीं कर सकता। सरदार मेरी बात नहीं मानेगा, और वैसे भी कबीले से असला निकालने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है रेहान, और मेरे पास जो रास्ता है इसके मतलब सिर्फ कबीले के चंद एक लोग जानते हैं। इसके मतलब सिर्फ डाका डाकू जानता था, सरदार दिलावर जानता था, और इसका वफादार साथी बाला जानता है। ये रास्ता सरदार दिलावर और यूसुफ ने बनाया था। इसी रास्ते से मैं सारा असला निकालूंगा। मेरे अलावा इस रास्ते को की खबर एक और अफसर को है। एक वर्दी वाला कुत्ता पाल के रखा है मैंने, बहुत जमाने से, जो इस मामले में मेरा साथ देगा। वो परसुकून सा अंदाज में बोला था। वर्दी वाला कुत्ता, शायद आप इंस्पेक्टर कामरान की बात कर रहे हैं। पर जैसे खुद ही अंदाजा लगा चुका था, इस इलाके का सबसे करप्ट अफसर तो वही था। इसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से फिर से कहकर बुलंद हुआ, यानी कि इसका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। हाँ बिल्कुल ठीक पहुंचे हो तुम। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। वो मेरा साथी है, बहुत पुराना साथी है। इसने बहुत से कामों में मेरा साथ दिया, लेकिन फिर अचानक ही इसने अपनी राह बदल ली। वो भी एक करप्ट अफसर था, इंतहाई करप्ट। अफसोस कि मैंने इसका सही इस्तेमाल किया और जीत भी गया। इस बेवकूफ़ को अंदाजा तक न हुआ कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने आप को बहुत होशियार समझता था, लेकिन मेरी नज़र में से बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं। वो आज भी इस इलाके में है, और आज भी वही मेरा साथ देगा। देखना मैं किस तरह से अपनी बातों में उलझाकर अपना काम लेता हूँ। वो परसुकून अंदाज में बोला, जबकि रेहान ने कुछ भी नहीं कहा था, सवाई इसके कि वो सरदार को मजीद यहाँ रुकने के लिए कोशिश करेगा। वो लोग 3 बजे नहीं जा पाए थे। रबाब की तबीयत अचानक ही खराब हो जाने की वजह से इनका जाना मुमकिन नहीं हो सका था। वो अपने कमरे में आया तो इसे जुमरू की काल आने लगी थी। अभी दुआ में गहरी नींद में होती थी। इसके करीब से उठते हुए वह बैल्कनी में आया था। हाँ जुमरू, बोलो कैसे हो तुम? फातिमा कैसी हो? परसुकून सा इसे सवाल करने लगा था। मैं ठीक हूँ सरदार, फातिमा भी बिल्कुल ठीक है। वह कबीले में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कबीले के अंदर कुछ हो रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैं बेफिक्र रहूँ या कोई एक्शन लूँ। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई एक्शन मत लो। सुकून से जाकर सो जाओ। सुबह उठते ही फातिमा से मिलने जाओ, और जाओगे तुम, और फोन पर तुम्हारी शिकायत कर रही थी। वो क्यों डांटा था तुमने इसको? सरदार वो आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी, हालांकि मैंने इसे 2 आइसक्रीम खिला चुका था। इतनी सर्दी में बार बार आइसक्रीम खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी, बस इसीलिए। इसके लहजे में फिक्रमंदी थी, जिसे महसूस करके सरदार मुस्कुरा दिया। हाँ तो प्यार से भी समझा सकते थे ना। अंत मेरी बहन को डांटना मत, वरना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। है जाओ आराम करो, कबीले को इसके हाल पर छोड़ दो। जो हुक्म सरदार बस के
बात सुनता अपने जवाब देते हुए फोन बंद कर चुका था, जबकि सरदार ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया था। तुम दोनों तो हर वक्त एक दूसरे से लड़ते हो, तो ये बेबी किधर से आ गया? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, हर वक्त लड़ते लड़ते तुम लोगों की ये सब भी कर लेते हो। और बाप कभी कब से इसे छेड़ रही थी, जबकि वो कभी इधर तो कभी उधर हो रही थी। देखो भाभी, मैंने तुमसे ऐसा वैसा कोई सवाल नहीं किया, तो तुम भी मुझसे ऐसे वैसे कोई सवाल मत करो। मुझे तो खुद भी नहीं पता इतना जल्दी बेबी किधर से आ गया, मुझे तो शक भी नहीं था। वो खुद भी कंफ्यूज सी उलझी सी लग रही थी, जबकि इसकी बातों से रुबाब और दुआम को बड़ा मजा आ रहा था। अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसे में इसका प्रेग्नेंट हो जाना दुआम और रुबाब को एक वजह दे गया था इसे तंग करने की। और अब वो दोनों मिलकर इसकी खूब टांग खिंचाई कर रही थी। वो लोग कल वापस जाने वाले थे, लेकिन रुबाब को अपनी तबीयत थोड़ी सी खराब किया महसूस हुई। रेहान ने कह दिया कि वो इसे वापस लेकर ही नहीं जाएगा, इसके लिए सफर ठीक नहीं है। हालांकि वो इतनी भी बीमार नहीं थी, लेकिन फिर भी रेहान के बार बार फोर्स करने पर वो यहीं रुक गई थी। जबकि इसके साथ ही बाकी सब लोग भी यहीं रहने को तैयार हो गए थे, क्योंकि बस अब इकट्ठे आए थे और इनका इरादा इकट्ठे ही वापस जाने का था। इस वक्त वो तीनों बाहर कहीं गए हुए थे, जब वो दोनों कमरे में बैठी बेला की टांग खींचाई करने में मसरूफ थी। साहब, मैंने पता करवाया है इंस्पेक्टर कामरान के बारे में। मुझे पता चला कि वो अपनी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड गए हुए हैं। वो काफी अर्से से छुट्टियां नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो अपनी बेटी को घुमाने लेकर जाना चाहते थे। फाइनली इस दफा उन्होंने छुट्टियां ली हैं और वो अपनी बेटी को घुमाने के लिए स्विट्जरलैंड लेकर गए हुए। मेरे ख्याल में इनकी वापसी तकरीबन 2 हफ्ते के बाद होगी। अभी फौरन इनकी वापसी मुमकिन नहीं है। वो फोन पर इसे बता रहा था, जबकि दूसरी तरफ साबिर हुसैन का गुस्से से बुरा हाल था। इंस्पेक्टर कामरान अगर इस मामले में इसकी मदद न कर सका तो इसके लिए तो मसला बन जाएगा। वो तो कामरान पर ही उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था। इसे तो ये था कि कामरान को जब भी आवाज देगा वो इसकी खिदमत में हाजिर होगा, लेकिन इस दफा ऐसा ना हुआ था। कामरान इसका इस तरह से वक्त पर कहीं कबीले के आसपास मौजूद ना होना इसके लिए परेशानी की वजह बन चुका था। कबीले के सॉरी कबीले के अंदर से बस सारा काम कर चुका था। इन्हें आज नहीं तो कल इसने कबीले से सारा सामान निकलवाने के लिए अपने बंदों को ऑर्डर दे देना था। लेकिन मसला इस वक्त ये बन रहा था कि जब तक वहां पर कोई ऐसा इंसान मौजूद ना हो जिसे कबीले से बाहर निकलने का रास्ता पता है, तब तक इन लोगों को वहां अपना काम नहीं कर सकते थे। कबीले का रास्ता तो कबीले के अंदर मौजूद लोग भी नहीं जानते थे। अब मैं क्या करूं रेहान, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर कामरान ही वहां पर ना हो तो मैं अपना काम किस तरह से करूंगा? सरदार को तो वहां रुकने में तुम कामयाब हो गए हो, लेकिन यहाँ का क्या? वो परेशानी से बोल रहा था, जबकि रेहान खामोशी से सुन रहा था। यही तो काम था इसका बोलना और इसका सुनना। सर, आप किसी और को शामिल कर ले, ऐसे किसी इंसान को जो आपकी मदद कर सके। कामरान ही तो नहीं है ना जिसे सब कुछ पता है? नहीं, इस कबीले के रास्ते के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सरदार जानता है, इसका दोस्त बाला जानता है, यूसुफ और दिलावर जानते थे, इसके अलावा लागा डाकू जानता था, मैं और कामरान, बस हम कुछ लोग ही इस कबीले के रास्ते के बारे में जानते थे। ये रास्ता जंगल के बीच से निकलता है और इसी रास्ते से मैं कबीले में मौजूद सारा असला निकालने वाला था, लेकिन कामरान के ना होने की वजह से अब एक ही रास्ता है, मुझे खुद वहां पर जाना होगा। वो ये फैसला कर रहा था, लेकिन सर ये तो मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को अंदाजा हो गया कि आप वहां पर है और सरदार बलोचिस्तान में है और इसे बलोचिस्तान में रोको, तुम रखोगे। मैं आज और कल की रात लगाकर कबीले से सारा असला निकाल लूंगा। तुम बस सरदार को किसी भी तरह वहां रोकर रखो, मैं तुमसे रब्ता करता रहूंगा। वो कहते हुए फोन बंद कर चुका था, जबकि रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो सरदार को मजीद यहाँ कैसे रोकेगा, क्योंकि आज ने वापसी के लिए निकलना था। ये आदमी से बुरी तरह से फंसा रहा था, लेकिन फिर भी इसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। आखिर इसके फ्यूचर का सवाल था और वो अपने फ्यूचर पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। साबिर हुसैन, हमारे पास फालतू बातों का वक्त नहीं है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो काम करो, वरना जवाब दो। तुम सिर्फ और सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। नहीं नहीं सर, मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं कर रहा। आज हर कीमत पर मैं कबीले से असला निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। ये हरगिज मुश्किल नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं इस काम का थोड़े पुरसुकून अंदाज में कर रहा था। लेकिन अब मेरे ख्याल में मुझे हाथ पैर चलाने की जरूरत है। फिक्र न करें, आज ही कबीले से सारा असला निकालूंगा। आप लोगों को लोकेशन सेंड कर दी है मैंने, आपने ट्रक लेकर वहीं पर आना है। बाकी मुझे तकरीबन 60 से 70 लोगों की जरूरत होगी, जो वहां पर मेरे पास मौजूद होंगे, जो असला निकालने में मेरी मदद करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये काम जितनी जल्दी हो जाए इतना ही बेहतर रहेगा। वो खुद को परसुकून जाहिर कर रहा था, लेकिन सच ये था कि इसकी हालत खराब हो रही थी। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि वो अपने मुल्क के दुश्मन थे। ये असला वो जंगी इलाकों में पहुंचाते थे और वहां पर मासूमों की जान इन्हीं हथियारों से ली जाती थी। ये भी एक खुफिया माफिया ही था, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर स्मगलिंग की जाती थी, और इसी काम में एक अरसे से साबिर हुसैन भी शामिल था। लेकिन जितना असले कबीले में मौजूद था, इतना और कहीं नहीं था, इसलिए वो सालों से इस कबीले के पीछे लगा हुआ था। लेकिन अफसोस कि इस कबीले का सरदार हमेशा से ये असला मुल्क की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता आया था, ना कि मुल्क को बर्बाद करने के लिए। जंगल के सारे रास्ते पर इसने इन सारे माफिया लोगों को खड़ा कर दिया था, जो इस काम में शामिल थे। ये सारी टीम इसे इस माफिया किंग की तरफ से मिली थी, जिसके लिए वो काम कर रहा था। वहाँ के माफिया ने खुद अपने लोगों को यहाँ भेजा था, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा फर्तीले थे और आसानी से किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते थे, जबकि साबिर हुसैन के पास कोई टीम मौजूद ना थी। इसने कभी किसी के साथ मिलकर खाया ही नहीं था। इसका एक ही असूल था, अपने लिए जो अपने लिए मरो। इसने कभी किसी के साथ हमदर्दी नहीं की, यहाँ तक कि वो तो अपनी औलाद का भी ना हो सका था। इसकी बीवी को जब इसके काले कारनामों के बारे में पता चला तो उसने अपनी बीवी को तलाक देकर दुनिया के ठोकरों पर छोड़ दिया था। इसने कभी किसी की परवाह न की थी सिवाय अपने। वो किसी का नहीं था। 14 साल पहले इसने इशम के साथ जो दरिंदगी दिखाई थी, इसके दरिंदगी ने इसे मजीद इस गुनाह के दिलदर में धकेल दिया था। इसे औरतों में दिलचस्पी खत्म हो गई थी, इसे कलियां मसलने का शौक पैदा हो गया था। न जाने कितने मासूम लड़कियों की जिंदगी को वो तबाह कर चुका था। इसे अपनी किसी हरकत पर कोई अफसोस न था, क्योंकि कोई भी
से पकड़ नहीं पाया था। अपने यूनिफॉर्म का फ़ायदा तो वो सालों से उठा रहा था, लेकिन अगर कोई मसला लेकर इसके पास आता तो इसकी नीयत अपने आप ही इसके बच्चों पर खराब हो जाती थी। पिछले 14 दिनों में इसने 10 से लेकर 16 के दरमियान कई कलियों को अपनी ज़िंदगी और हवस का निशाना बनाया था, जिसका इसे कोई अफसोस नहीं था। वो एक जीता जागता दरिंदा था। इसे अपनी ज़िंदगी पर फ़ख्र था, और अब इसने ये मिशन पूरा करने के बाद यहाँ से चले जाना था। इसका इरादा मुल्क छोड़ने का था। इसे मज़ीद ये नौकरी नहीं करनी थी। इसे करोड़ों अरबों मिल जाते तो वो यहाँ रहकर क्या करता? वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता था। कहने को इसकी उम्र 55 से 60 साल के बीच थी, लेकिन फिर भी वो कहता था कि इसकी ज़िंदगी तो अब शुरू होगी, जब वो दौलत पे ऐश करेगा। इसका सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा था। कबीले के कारों में खड़े लोग खामोशी से बिना आवाज़ पैदा किए असला निकाल रहे थे। हर हाथ अगले हाथ की तरफ लेकर जाता। वो हाथ जंगल से बाहर तक का रास्ता तय करते हुए बड़े-बड़े कंटेनर में ये सारा असला लाद रहा था, जबकि इन्हें ये रास्ता दिखाने वाला खुद साबिर हुसैन था। इस वक्त वो कबीले में मौजूद था, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक न थी। जमरूद नामी आदमी आज दावत पर गया हुआ था। इंस्पेक्टर रेहान अकरम के घर आज इसकी दावत की गई थी। ये सब रेहान अकरम की प्लानिंग के तहत हुआ था, क्योंकि इसके मुताबिक जमरू बहुत चालाक लड़का था, जो इसको किसी भी तरह का बड़ा नुकसान दे सकता था। ऐसे में इसे कबीले से भेजना बहुत जरूरी था, जबकि कबीले के कुछ वफादार डाकू को भी इसने बड़ी होशियारी से कबीले से बाहर निकाल दिया था। इस वक्त कबीले में मौजूद जो लोग थे, ज्यादातर इनमें से सरदार के गद्दार थे, और बाकी कुछ ऐसे थे जिनका इस तरफ ना तो कोई काम था और ना ही वो इस तरफ आते थे। वो कबीले के बीचों बीच रहते थे। साबर अपने हाथ में मौजूद कबीले का नक्शा देख रहा था, जो इतना घुमा हुआ था कि वो खुद ही नक्शा देखकर हैरान हो रहा था। इसे डर था कि कहीं वो कोई गलती ना कर बैठे, इसलिए वो नक्शे को जमीन पर बिछाए एक चीज को बहुत गौर से चेक कर रहा था। लेकिन इसे खुशी थी कि वो अपना सामान बहुत अच्छे से कंटेनर तक पहुंचा रहा है। माफिया की टीम तेजी से काम कर रही थी, जबकि माफिया का टीम का लीडर इश्तियाक अल्तमश इस वक्त किसके साथ ही खड़ा था। ये तो बहुत ज्यादा सामान है, मुझे तो लग रहा था ये कम होगा, लेकिन यहाँ पर तो 5 कार इसलिए से भरी हुई हैं। लगता है तुम्हारे साथ आने वाली डील भी बहुत खतरनाक होने वाली है। सबर वो खुश होते हुए बोला, जबकि इतना सारा असला इसके कबीले में छुपा। इस बात का अंदाजा तो सबर को भी नहीं था। आने वाली कोई डील नहीं होगी, जो होगा आज ही होगा। मैं बार बार सरदार को धोखा नहीं दे सकता, और नहीं ये मेरे पास में है। वो बहुत चालाक है, ना जाने कैसे वो वहाँ बलोचिस्तान में रुका हुआ है। जो करना है आज ही करो, रोज रोज ये मौका नहीं मिलेगा। सारी गाड़ों से आसमान आज ही निकालो। वैसे देखते हुए खुद भी उठा था। इसके मुताबिक लोग काम बहुत सुस्ती से कर रहे थे। तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे, अब तक इनसे 3 ट्रक ना भरे गए थे। तुम लोग इतनी सुस्ती रवाई से काम करो क्यों कर रहे हो? ये मौका वापस नहीं मिलेगा। रोशनी तुलू होने से पहले ये सारा असला यहाँ से निकालना है। साबर चिल्लाया था, जबकि वो आदमी हाँ में सर हिला था। तेज काम करने लगा था। तकरीबन 1-1.5 फुट के फासले पर दूसरा आदमी खड़ा था, जो जल्दी जल्दी काम निपटाने में मसरूफ था। 70 से 80 लोग सिर्फ इसी रास्ते पर तैनात थे, लेकिन फिर भी वो काम इस तरह नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से इन्हें करना चाहिए था। लेकिन इश्तियाक अल्तमश भी कबीले से सारा सामान निकालने में काफ़ी दिलचस्पी रखता था, इसलिए वो हर थोड़ी देर के बाद अपने लोगों को हुक्म जारी कर देता। अभी तो सिर्फ 2 गाड़ों से सामान निकाला है, तीसरी गाड़ से सामान निकालने में और बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगता है तुम्हें और लोगों को बुलवाना चाहिए। इश्तियाक वो इसके पास रुकते हुए कहने लगा, ये मुमकिन नहीं है, मेरे पास बस इतने ही अफसर हैं इस वक्त ड्यूटी पर हैं। वो अचानक से बोला तो साबर ने हैरत से देखा था, जबकि वो एक नज़र से देखता अपने लफ्ज़ों पर थोड़ा खज्जल हुआ था। ड्यूटी किस तरह के अफसर ये लोग? ड्यूटी किस तरह की अफसर ये लोग? तुम तो तुम्हारे अंदर काम करते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। साबर कोई छोटा मोटा बच्चा ना था, जो इसकी तरह ज़बान फिसलने का मामला समझकर इग्नोर कर देता। ये समझा नहीं इल्तमश साहब, ठीक से समझाइए, या इसे समझाने के लिए मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। ऊपर से अचानक से आवाज़ आई। सामने पत्थर पर वो परसुकून नाराज में लेटा पत्थर पर रखी टोकरी से कुछ खा रहा था। अंदाज इतना शहाना था कि साबर के दिल की धड़कन तेज हुई थी। वो हैरत से काले लिबास में पत्थर पर परसुकून से लेटे सरदार को देख रहा था। मुजाहिद का मुंह बोलता सबूत सामने वाले को लम्हे में कांपने पर मजबूर कर गया था, जबकि हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसने उठकर बैठते हुए एक कदम पत्थर पर दूसरा जमीन पर रखा था। जमीन पर पड़ते इसके कदम साबर हुसैन को अपनी मौत दिखा रहे थे। वो तो बलोचिस्तान में था, तो वो यहाँ क्या कर रहा था? रिहान ने थोड़ी देर पहले ही तो फोन पर से बताया था कि वो लोग बलोचिस्तान में है। वो इसे वहां रोकने में कामयाब हो गया था, तो ये यहाँ क्या कर रहा था? साबर हुसैन का दिल बुरी तरह से कांपने लगा था। इसकी मौत इसकी आंखों के सामने खड़ी थी, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता शान बेनियाजी से चलता इश्तियाक अल्तमश के सामने आ चुका था। सरदार सर, आपके अफसर से ज़्यादा जल्दी तो मेरे कबीले के बच्चे ये काम कर सकते हैं। अगर मुझे अंदाजा होता कि आप लोग इतने सुस्त होंगे तो यकीन करें मैं अपने कबीले के बच्चे लगाता इस काम पर। अब तक आपके सारे कंटेनर फुल हो चुके होते। वह हल्की सी शोक मुस्कुराहट के साथ बोला तो इश्तियाक अल्तमश का कहका गूंजा था। माफ़ कीजिएगा सरदार साहब, वो क्या है ना कि आर्मी अफसर हैं, सामान उठाने वाले दिहाड़ीदार मजदूर नहीं। खैर, अगर आपके लोग ये काम जल्दी कर सकते हैं तो बुला लीजिए। नहीं ऐसे वैसे भी कल सूरज के उगने तक मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप आराम से कल शाम तक काम कर दीजिएगा। मेरा काम तो बस मुल्क की हिफाजत करते हुए ये सारा सामान बॉर्डर तक पहुंचाना है। इश्तियाक अल्तमश का लहजा इतना बदला हुआ था कि इसने हैरत से इस आदमी को देखा, जिसकी मुस्कुराहट साफ कह रही थी कि वो इन्हें बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो चुके हैं। तुमने तो मुझे धोखा दिया है। इसने कांपते हुए
इश्तियाक अल्तमश को देखते हुए कहा था, तुम जैसे करप्ट अफसर पर धोखे या लफ्ज़ सूट नहीं करता। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम तो पूरे मुल्क को धोखा दे रहे थे। जहाँ खाते हो इसी में थूकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुल्क का असला तुम दूसरे मुल्कों में पहुंचाकर अपने ही मुसलमान बहन भाइयों को बच्चों को के कातिल बनते हो। तुम खुद को मुसलमान कहते हो, लेकिन तुमसे बड़ा कोई हैवान इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें मौत भी नहीं आनी चाहिए। ये जानते भी हो कि तुम्हारा ये काम तुम्हें एक ही मुसलमान बच्चों का खून बहाएगा। ये मुल्क की अमानत थी जिसे तुम गैर कानूनी तौर पर बेच रहे थे। तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ हर कोई तुम्हारी तरह बेज़मीर है? नहीं हूँ मैं कोई माफिया का आदमी, मैं पाक फौज का अफसर हूँ, कर्नल इश्तियाक अल्तमश हूँ। हाँ, मैं एक आर्मी अफसर हूँ, मैं अपने मुल्क का मुहाफिज हूँ और ये लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं वो सब लोग भी मेरी आर्मी की टीम का हिस्सा है। कोई करोड़ों अरबों नहीं मिलने वाले तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फांसी मिलेगी। बल्कि माफ करना, मैं तुम्हें फांसी कैसे दे सकता हूँ? तुम तो सरदार के दुश्मन हो। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ तक पहुँचाना था। अब सरदार जाने और तुम जानो, कितने ऐसे छुपे हुए थे तुम सरदार से। अगर सरदार तुम तक पहुँच ही गया, तुम्हें क्या लगा था जो हलाल रिज़्क के लिए ना सुबह देखता है ना शाम, वो इंस्पेक्टर रेहान अकरम सिर्फ चंद नोटों के लिए तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा? अरे तुम्हारे इस काम में तो इस इलाके के सबसे करप्ट अफसर कामरान ने भी तुम्हारा हाथ थामने से इनकार कर दिया था। लेकिन तुम कुत्ते की दुम थे जो कभी सीधे ना हुए। इस कबीले के असले पर तुम्हारी नजर कितने सालों से है, हर कोई जानता है। पहले इस कबीले का असला डाकू दिलावर हम तक पहुंचाता रहा, और फिर इसके दुनिया से जाने के बाद ये काम इसके बेटे ने संभाल लिया। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में असला साल में एक दफा ही कबीले से बाहर निकल सकता है, इसलिए हम इसके लिए एक दिन चुनते हैं। लेकिन इस दफा सरदार ने असले के बदले हमसे एक छोटा सा फेवर मांगा, और वो फेवर था तुम्हें ढूंढकर सामने लाना। तुम सरदार से छुपकर बैठे हुए थे। सरदार तुम्हारी मौत है ये जानकर तुमने दुनिया के हर इंसान से किनारा कशी कर ली। तुम किसी से मिलते नहीं थे, यहाँ तक कि जो काम तुम्हें दिया गया था तुम वो भी नहीं करते थे। तुम सिर्फ नाम के पुलिस अफसर थे। तुम्हारा काम सिर्फ मासूम बच्चियों की जिंदगी और उनकी इज्जत पर बात करना था। लेकिन तुम तो भूल गए कि मौत खुद ही दरवाजा खटखटाती है और तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। सरदार दिलदार, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने एक सच्चे हुब्बा वतन होने का सबूत दिया है। बाकी हम अपने अमानत लेकर चले जाएंगे। तुम अपने मुजरिम के साथ जो चाहो वो सलूक कर सकते हो। अल्तमश ने इसके हाथ मिलाते हुए अपने अफसर को हुक्म जारी करना शुरू कर दिया था, जबकि साबर हुसैन के ऊपर जैसे इस कबीले की पहाड़ियां गिर रही थी। वो खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा था। इसे सांस नहीं आ रही थी, जबकि सरदार की मुस्कुराहट इसकी मौत की गवाह थी कुछ दिन पहले। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये प्लान कामयाब होगा? और तुम ये यकीन कैसे कि तुम्हारे कबीले के असले के पीछे साबर हुसैन ही लगा हुआ है? रेहान अकरम किसी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि सामने डाकू की लाश पड़ी थी। इसने थोड़ी देर पहले खुदकुशी कर ली थी। मैं अपने दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखता हूँ रेहान। साबर हुसैन को मारना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं इसे आसान मौत नहीं देना चाहता। फिर वो मेरा नहीं बल्कि मुल्क का दुश्मन भी है। वो आसानी से मेरे हाथ नहीं आ रहा। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ से भाग निकलता है। मैं कबीले की जिम्मेदारी किसी को सौंपकर कहीं नहीं जा सकता। मैं अपने इलाके से बाहर नहीं निकल सकता। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मेरे कबीले की हिफाजत मुझे खुद ही करनी है, क्योंकि अब सिर्फ साबर ही नहीं बल्कि साबर हुसैन जैसे कई लोग हैं जो कबीले में मौजूद असले के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ये असला मेरे मुल्क की अमानत है जो मैं अपने मुल्क को ही दूंगा। मेरे लिए अपने ही कबीले के कई लोग इस तरह के जुर्म में मबलूस हैं। सरदार सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुल्क के साथ किरदारी नहीं। और तुम तो जानते हो, तुम क्या चाहते हो कि साबर हुसैन खुद तुम्हारे कबीले में आए? लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। सरदार वो तुमसे भाग रहा है तो वो तुम्हारे कबीले में कैसे आएगा रेहान? वो आएगा जब इसे पता चलेगा कि मैं कबीले में नहीं, वो जरूर आएगा। मुझे खुद को मंजर से हटाना पड़ेगा। मैं ऐसा पहले भी करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त कबीले पर किसी और ने हमला कर दिया है। इन दुश्मनों को तो मैंने नस्तो नबूद कर दिया, लेकिन मेरा टारगेट इस वक्त साबर हुसैन है। साबर हुसैन मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे के साथ, और पैसा कमाने का एक ही रास्ता है कि वो कबीले में मौजूद असला निकाल कर बेच दे। इस वक्त जंगी इलाकों में असले की अशद जरूरत है। ये असला बहुत काम आ सकता है ऐसे लोगों के, और साबर हुसैन जैसे लोग अपने मुल्क को बेच खाने वालों में से हैं। वो इसे देखते हुए बता रहा था, ठीक है तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें नजरों में आना होगा। इस वक्त तुम पर काफी लोगों की नजरें हैं। सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी बहन इस कबीले के डाकू के साथ ब्याही गई है। ऐसे में बहुत लोग तुम्हें फोन भी करते होंगे, तुमसे राब्ता भी करते होंगे। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला तो रेहान ने हल्का सा सर गुजाते हुए हाँ में सर हिलाया था। हाँ, ये बात सच थी कि जब से लोगों को पता चला था कि रेहान कबीले में आना जाना है, और कोई इसे आने से रोकने और इसे इस तरफ से और कोई इसे इस तरफ आने से नहीं रोक नहीं सकता। काफी लोग इससे रब्ता करने की कोशिश में लग चुके थे। 16 तारीख से पहले साबर हुसैन तुमसे रब्ता करेगा, क्योंकि आने वाले महीने की 26 या 27 तारीख को यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर असले की कंटेनर जंगी मुल्कों में भेजे जाएंगे। तुम कबीले में ज्यादा से ज्यादा आना जाना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में आओ। साबर हुसैन तुमसे खुद ही रब्ता करेगा, वो यकीन से बोला था। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बाला की प्लानिंग पर चलना चाहिए? सदा ये तो खुद तो फंसेगा, तुम्हें भी फंसा देगा। जिस तरह बाला पर सुकून होकर अपना प्लान इसके साथ शेयर कर रहा था, वो अचानक सरदार को देखते हुए बोला तो बाला ने गुस्से से इसे घूरा था, तुम गलत हो रेहान। अगर इस कबीले का सरदार डाकू दिलदार है तो इस कबीले की सरदारी बनाकर रखने वाला डाकू बाला है। आज तक मैंने जो भी किया वो बाला की प्लानिंग के मुताबिक किया है। इसका दिमाग बहुत चलता है, वरना ये बंदा ये किसी काम का नहीं है। वो पर सुकून से अंदाज में बोला तो बाला का दिल चाह के वो शूज उठाकर इसके सर पर दे मारे। ये दोनों मिलकर इसका मजाक बना रहे थे। वो हेलो जमीन पर आ जाओ तुम दोनों, ये ना हो कि इस मास्टर प्लानिंग में लोगों को शामिल करवा के कत्ल करवा दूं तुम लोगों का। मेरे साथ हरगिज पंगा लेने की जरूरत नहीं है, जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। साबर हुसैन के काल का इंतजार करो, फिर आगे की प्लानिंग करते हुए भेजते हुए बोला था, जबकि सरदार ने रगा डाकू की तरफ देखते हुए इसकी तदफीन का इंतजाम करने का हुक्म जारी कर दिया था। 3 दिन भी ना गुजरे थे कि रेहान को
साबर हुसैन की कॉल्स आना शुरू हो चुकी थी। इसे साबर हुसैन के फ़ोन पर फ़ौरन ही कह दिया था कि इसे पैसों की ज़रूरत है, वो अपना आने वाला कल खूबसूरत बनाना चाहता है। और इसके बाद खुद साबर हुसैन ने इसे प्लानिंग दी थी। हालाँकि सारी प्लानिंग तो बाला की थी। वो जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। कितनी आसानी से वो हर चीज़ को समझ चुका था। बाला इसकी सोच से ज़्यादा शातिर निकला था। फिर बलूचिस्तान जाने की प्लानिंग, वहाँ साबर के होने का अंदेशा, सब कुछ इनकी प्लानिंग के तहत हो रहा था। साबर हुसैन सोच रहा था कि इसने सरदार को कबीले से निकाल दिया। हालाँकि सरदार कबीले का महाफिज खुद था, जिस पर वो कभी कोई रिस्क लेता ही नहीं था। साबर हुसैन को बाहर निकलने पर मजबूर कर चुका था, बल्कि वो इसकी मौत के बिल्कुल पास बुला चुका था। वो अपने ही कबीले में इसके लिए गरा खोद कर इसे हमेशा के लिए वहां से लाने का प्लान बना चुका था। साबर हुसैन खुद ही वहां तक आ भी चुका था अपने पैरों पर चलकर। हाल कबीले में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। रेहान अकरम मजे से बैठा खाने के साथ इंसाफ कर रहा था, जबकि बाला भी इसके पास ही बैठा सरदार के आने का इंतजार कर रहा था। वो इस कबीले की पिछली साइड पर था। इसकी वापसी में थोड़ा वक्त बाकी था। बस इतना पता था कि साबर हुसैन इसके हाथ लग चुके हैं। अब साबर हुसैन का क्या करना है, इस कबीले का वो इसका फैसला वो मिलकर करने वाले थे। हाँ, वो मिलकर करने वाले थे, क्योंकि वो सिर्फ इसका दुश्मन नहीं था, वो बाला का भी दुश्मन था। बाला की माँ बाप का कातिल था। वो इसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। वो इसकी मौत को दर्दनाक करना चाहता था। वो इसकी मौत को दर्दनाक बनाना चाहता था। और सरदार जानता था कि इसीलिए वो अकेले कुछ भी नहीं करने वाला था। बस कर को इतना ठूसेगा, अगर दार आदमी शर्म नहीं आई हमें धोखा देते हुए। खाने में मसरूफ था, अचानक ही बाला ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इसने घूर कर इसे देखा था। नहीं, मैं बहुत बेशर्म हूँ, अब मुझे खाने दे, बहुत भूख लग रही है मुझे, बस घूरते हुए बोला, जबकि बाला इसे इसके हाल पर छोटा सरदार के आने का इंतजार करने लगा था। छोड़ दो मुझे सरदार, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुमने मुझे माफ नहीं कर सकते, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। खुदा के लिए मुझे माफ कर, मुझ पर रहम करो। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, इतने नेक माँ बाप की औलाद हो। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो। बाला और सरदार ने इसे जान से नहीं मारा था, बल्कि वैसे तिरपा तिरपा कर मार रहे थे। कभी इस पर गर्म पानी फेंकते तो कभी इसके सामने आग जलाकर इसे आके बिल्कुल पास नंगा बिठा देते। अगर तब भी सुकून न मिलता तो बर्फ का बड़ा सा हिस्सा ब्लॉक जाली पर रखकर इसे नीचे लिटा देते। वो पल पल पिघलता, इसका कतरा कतरा इस पर गिरते हुए इसे पल पल मरने की दुआ मांगने पर मजबूर कर रहा था। पिछले एक हफ्ते से यहाँ यही सब कुछ चल रहा था। कबीले में मुझे सारा असला आर्मी लेकर जा चुकी थी, जबकि साबर हुसैन कहाँ था कोई भी नहीं जानता था। एक हफ्ते से वो गायब था। वो यहाँ वैसे पल पल मार रहे थे। इसका जुर्म इतना छोटा ना था कि उसे आसान मौत मिलती। बाला ने एक एक करके पहले इसके सारे नाखून जड़ से उखाड़े थे, और अब वो 2 दिन से इसकी एक एक उंगली को जड़ से काट रहा था। इन्हें इसके खिलाफ काफी कुछ पता चला था। पहले वो ये सोचते थे कि वो सिर्फ विषम का मुजरिम है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पता चला था कि वो सिर्फ इसकी बहन का मुजरिम नहीं था, बल्कि जलील इंसान ने न जाने कितने लोगों को तबाह बर्बाद किया था। वो कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत को तबाह बर्बाद कर चुका था, इन्हें मार चुका था। अब तक तो इसने 33 से शायद मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती की थी, और अफसोस की बात यह थी कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बची थी। वो सब इसकी दरिंदगी का शिकार होते हुए मौत को गले लगा चुकी थी, और सबकी उम्र 6 से 11 साल के दरमियान थी। और अब भी वो अपने लिए कोई छोटी बच्ची ही तलाश कर रहा था। इसकी हैवानियत इतनी बढ़ चुकी थी कि इसके लिए औरत और बच्ची का फर्क करना मुश्किल हो गया था। और इसकी हैवानियत को देखते हुए इसके साथ हिमानु जैसा ही सलूक किया जा रहा था। सरदार बहुत चिल्ला रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है। वो गुस्से से इसके मुंह में रुमाल घुसाते हुए बोला। तो झुमरू और मीरू भी जैसे यहाँ क्लासेस लेने के लिए आते थे कि किसी को टॉर्चर कैसे करना है। बाला मेरी जान क्यों घबराता है, क्यों बेचारे के मुंह में ये गुस्से रहा है। इसके चिल्लाने का हाल मैं तुझे निकाल कर देता हूँ। वो गुस्से से इसके मुंह से रुमाल निकाल कर वहीं फेंकता, अगले ही लम्हे इसकी गर्दन से पकड़कर नीचे की तरफ झुकाते हुए इसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर इसकी जुबान को छुरी से काट कर दूर फेंक चुका था। इसकी ये हरकत इतनी बेसाख्ती में की गई थी जो मीरू तो खौफ की वजह से बेहोश हो गया था। चुनू चेक कर इसके अंदर किसी लेडीज की रुख तो नहीं बसी हुई। ये बात पे उल्टियां क्यों करने लगता है। अगर उल्टियों से इसको सुकून नहीं मिलता तो ये बेहोश हो जाता है। कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है इसका। कोई अच्छा सा डॉक्टर देकर चेकअप करवाते हैं इसका। सरदार का लहजा शौक था, जबकि इसकी बात का मतलब समझकर जहां बेला का लगाकर हंसा था, वहीं जुमरू भी से उठाकर कंधे पर डालता कमरे से निकल गया था। इसकी तो क्लास मिस हो रही थी, जो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, लेकिन इसे भी लग रहा था कि आजकल मीरू की जो हालत थी बेहतर थी, कि वो इसका एक आधा प्रेगनेंसी टेस्ट करवा ही ले, क्योंकि कभी बेहोश हो जाना, कभी उल्टियां करना, कभी इसको चक्कर आना, तो इसी तरफ इशारा कर रहा था। ये अलग बात थी कि अगर मीरू को पता चल जाता कि इसके बेहोश होने के बाद वो क्या बातें कर रहे थे, तो यकीन जुमरू की तो शामत आ ही जानी थी, क्योंकि बाला और सरदार को तो वो कुछ कह नहीं सकता था। चंद माह बाद क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो, यहाँ के कुत्ते भी तुम्हारी आवाज से खौफजदा हो जाते हैं। वो गुस्से से कहता। बड़ा सा ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ था, जहाँ सामने ही साबर हुसैन बुरी हालत में बैठा हुआ था। इसके बड़े हुए बालों में जैसे बरसों की धूल जमी हुई थी। वो इसके पास आते हुए खाने की प्लेट इसके सामने रखने लगा, तो वह अकेले ही लम्हे चंगे से रोटियां उठाता सूखी ही निकलने लगा था। इसने एक नजर से देखते हुए सालन की प्लेट की तरफ देखा था, जिसमें वो बड़े ही गंदे तरीके से हाथ डालते हुए मुंह में डाल रहा था। पानी का गिलास इसने एक दफा में खाली करने की कोशिश में गिरा दिया था, जिस पर सरदार ने आंखें घुमाई थी। रिजक मेरे हाथ में नहीं है साबर हुसैन, वरना मेरा बस चले तुम्हें भूखा मार डालूं। मैं अल्लाह की इस नेमत को किसी को छीने का हक नहीं रखता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ और तुम इस नेमत को इस तरह से फेंक देते हो। वो उसी से देखते हुए दहा रहा था। ये सुनकर साबर अगले ही लम्हे सहम कर पीछे होता छोटी छोटी चंगेद की तरफ हाथ बढ़ाने लगा था, जिस पर सरदार ने नफे में सर हिलाते इसकी भूख का अंदाजा करते चंगेद इसकी तरफ करीब कर दी थी। खामोश रहना, बिल्कुल खामोश, तुम्हारी आवाज ना आए मुझे बाहर तक। तुम कुत्ते नहीं हो, इंसान हो तुम, ये बात नहीं इंसान हो तुम, और ये बात तुमने याद रखना है। वो नरमी से इसके सर पर हाथ फेरते हुए ऐसे बोला जैसे
वो सच में कोई पालतू जानवर ही हो रहा है। ऐसे ही हुआ था, पिछले कई महीनों से वो यहीं पर बंद था। इसकी जुबान कट चुकी थी बाला, इसने इसकी सारी उंगलियां काट डाली थी। सिर्फ उंगलियों के अंगूठे ही थे, जबकि वो कभी अपने पैरों से खाता तो कभी हाथों से। इस वक्त गुस्से में सरदार ने इस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, लेकिन अब इसे इस पर तरस आता था। लेकिन इसे भी तो तरस खाना चाहिए था ना इसकी मासूम बहन पर, इन 33 लड़कियों पर। इसने कहाँ किसी पर रहम खाया था। इसे याद था इसने साबिर हुसैन की कोई हड्डी नहीं छोड़ी थी, कोई हड्डी नहीं तोड़ी थी। लेकिन यहाँ दूसरे ही दिन भागने की कोशिश करते हुए वो पहाड़ से नीचे गिरा था, जिसकी वजह से इसकी कमर की हड्डी तो मुतासर हुई ही थी, साथ ही वो दोनों टांगों की हड्डियां भी तुड़वा चुका था, जिसकी वजह से अब चलते हुए वो अपनी टांगों को अजीब तरह से घसीटता था। सरदार ने इसे कबीले के पिछली तरफ जंगल में एक खामोश कमरा दे दिया था, जिसमें इसके सोने के लिए चरपाई और इस्तेमाल करने के लिए वाशरूम मौजूद था। वो खुदा की मखलूक पर इसे ज्यादा जुल्म नहीं कर पाया था, लेकिन वो खुद ही अपने लिए जालिम बना हुआ था। इस वक्त वो अपनी दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल खो चुका था। इसे अपने दिमाग का बिल्कुल भी होश नहीं था। अगर इस वक्त इसे सरदार का पालतू जानवर भी कहा जाता तो वो गलत नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ सरदार की दहाड़ से डरता था, वरना जंगल में अजीब तरह की आवाजें निकालते हुए पूरे जंगल में घूमता रहता था। शुरू में सरदार को ये लगा था जैसे वो ड्रामे कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हुए इसे अंदाजा हुआ था कि वो ड्रामे नहीं कर रहा था, वो सच में पागल हो चुका था। और अब वो इतना पागल हो चुका था कि यहाँ मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए सरदार ने इसे यहाँ मौजूद एक कमरे में महदूद कर दिया था। वो सारा दिन जंगल में घूमता रहता और फिर रात को वापस इसी कमरे में आ जाता। इसे हर वक्त का खाना यहीं पर दिया जाता था। सरदार अगर चाहता तो इसे पागलखाने में भेज सकता था, लेकिन वो इसे आखिरी सांसें लेते हुए अपने सामने देखना चाहता था, क्योंकि जो भी था इस इंसान ने इसका हंसता खेलता घर बर्बाद किया था। ना जाने कितने मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी इसने। वो इसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता था, और इसकी ये ख्वाहिश इसे यहाँ से आज़ादी नहीं दे सकती थी। इसे खाना खिलाकर वो वहां से निकलता कबीले की तरफ आ गया था। जब इसे झुमरू अपनी तरफ भागता हुआ नजर आया, सरदार जल्दी चलो, तो आम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इसे अस्पताल लेकर चलना है। झुमरू इसे बताते हुए वापस इसी तरफ भागा था, जबकि वो भी अगले ही लम्हे इसके पीछे भागा था। अस्पताल की राहदारी में मुसलसल डॉक्टर इधर से उधर घूम रहे थे। अंदर दुआम की डिलीवरी हो रही थी और यहाँ सरदार की जान पर बनी हुई थी। बाला की भी कुछ ऐसी ही हालत थी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से बेला मुसलसल अस्पताल में थी। इसकी तबीयत एक हफ्ते से बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने कहा था कि कभी भी इसकी डिलीवरी की डेट आ सकती है, ऐसे में इसका अस्पताल में रहना मुनासिब रहेगा। वो इसे एक हफ्ते से यहीं अस्पताल में रखे हुए था, जबकि सरदार कबीले की बागडोर संभालते हुए दुआम का भी ख्याल रख रहा था कि अचानक दुआम की हालत खराब होगी। वैसे लेकर अस्पताल पहुंचा था। तकरीबन 3 महीने पहले रुबाब ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था, और आज इसी अस्पताल में जहां दुआम की तबीयत हद से ज्यादा खराब थी, वहीं बेला की डिलीवरी भी शायद आज ही हो जानी थी। लेकिन इस वक्त इन दोनों की हालत खराब हो रही थी। दाएं से बाएं घूमते हुए परेशानी से कभी बैठ जाते, कभी फिर से उठकर चलने लगते, जबकि फातिमा हर थोड़ी देर में कभी एक कमरे की तरफ आती तो कभी दूसरे कमरे की तरफ आती। इसे बस फूफो बनना था, बेशक किसी भी तरह से बन जाए। जबकि इसने जुमलों के साथ शर्त भी लगाकर रखी थी कि अगर बेला का बेबी पहले आया तो इसे 10,000 रुपए देगा, अगर दुआम का बेबी पहले आया तो इसे 20,000 देगा। जबकि जुमलों को समझ नहीं आ रहा था कि अगर दुआम या बेला में से किसी का भी बच्चा पहले आया तो वो अपनी जेब खाली क्यों करवाएगा। अभी 3-4 महीने पहले ही इनका निकाह हुआ था। निकाह के बाद जैसे ही इसके कॉलेज में छुट्टियां हुई थी, वैसे कबीले में लेकर आए थे। फातिमा को सब कुछ बता दिया गया था कि कबीले में किस तरह से काम होता है। फातिमा ने किस तरह का ओवर रिएक्शन नहीं दिया था, बल्कि सरदार ने हर चीज के लिए इसे पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। इसीलिए वो ये सब कुछ जानकर काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। लेकिन अपनी पढ़ाई इसने वही हॉस्टल में रहते हुए ही पूरी करनी थी। इसे बस ये पता था कि इसकी हर तरह की जिम्मेदारी जुमरू उठाएगा, और जब वो फारग हो जाएगी तब वो इसका शोहर बन जाएगा। और वैसे भी आजकल जुमरू इसका बेस्ट फ्रेंड था, तो इसे शोहर बनाने में कोई मसला नहीं था। वो पूरे अस्पताल में भागे जा रही थी, कभी एक कमरे में तो कभी दूसरे कमरे में। जब अचानक ही बेला के कमरे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। जहां फातिमा चीखी थी, वहीं बाला भी अगले ही लम्हे खुशी से सरदार पर जंप कर चुका था। बाला की खुशी की कोई इंतहा न थी। वो तो खुशी से पागल हो रहा था। थोड़ी देर में इसने बच्चे को लाकर इसकी गोद में रखा गया, तो इससे खुशी संभाली ही नहीं जा रही थी, जबकि सरदार अपनी परेशानी में इस बच्चे को अपने साथ लगाए प्यार कर रहा था। वो बच्चा बेहद प्यारा था, बहुत मासूम था, बहुत छोटू सा था, लेकिन बहुत खास था। वो इसके बाला का बच्चा था, इसके लिए खास कैसे ना होता। वो इसे जी भरकर प्यार करता, इसे देने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब दूसरे कमरे से डॉक्टर एक छोटा सा बच्चा लपेट कर आई, ये क्या, इस बच्चे के तो रोने की आवाज ही नहीं आई थी। वो तेजी से नर्स लेक की तरफ बढ़ा था, जबकि इसके एक हाथ में बाला का बच्चा, दूसरे हाथ में नर्स ने इसे छोटा सा बच्चा दूसरे हाथ में इसे इसका छोटा सा बच्चा पकड़ा दिया था। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, हुआ है बच्चा बहुत सेहतमंद है, और आपकी बीवी भी बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, नर्स इसे बताते हुए आगे जाने लगी, जबकि बाला दोनों बच्चों की तरफ झांक रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे बच्चे हैं यार, हम दोनों बाप बन गए, मतलब कमाल हो गया ना। सोचने वाली बात तो यह है कि हम इनके वालिदैन हैं, मतलब कि अगर ये कुछ उल्टा सीधा भी करेंगे तो हम इनको डांटेंगे, ये मत करो वो मत करो। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि हम किस मुंह से इनको कहेंगे कि ये काम गलत है, मत करो वो गलत काम मत करो, क्योंकि हम दोनों ने जो जिंदगी गुजारी है, इसके बाद तो हम इस काबिल ही नहीं है कि अपने बच्चों को कुछ सबक देख सकें। बस शौक अंदाज में बोला तो सरदार ने घूर कर इसे देखा था। वो कैसे वक्त में कैसी फजूल बातें कर रहा था। साला बेगैरत आदमी तू होगा निकम्मा, मैं नहीं हूँ। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दूंगा, ऐसी अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल, तू तो इसे सिखाएगा कि दाएं हाथ से गला कैसे काटा जाता है। बड़ा तरबियत देने वाला। वो अचानक ही इससे लड़ने लगा था, जबकि अपने बेटे के बजाय इस वक्त वो सरदार के बेटे का नाम सोच रहा था, जबकि इसके बेटे का नाम तो सरदार सोचने वाला था। इसलिए वो बिल्कुल पुरसुकून था। वैसे
जबकि इसकी बेटे का नाम तो सरदार सोचने वाला था, इसलिए बिल्कुल परसुकून था। वैसे बेला ने इसे धोखा दिया था। वो पहले कैसे कह रही थी ठीक है तुम्हारी बेटी आ जाएगी, और इसने हर तरह के काम ले रही थी। और अब जब बेटी के आने का टाइम हुआ था तो वो बेटा लेकर आई थी। खैर इसे अपना बेटा भी बहुत प्यारा था, लेकिन इस बात पर वो बेला से बहुत ज्यादा लड़ने वाला था, क्योंकि जो मजा इसे लड़ने का था वो मजा प्यार करने का नहीं था। अरे यार, मैंने कोई बुकिंग थोड़ी ना करवा के रखी थी कि पहले बेटी आएगी, हद करते हो तुम भी। अब अगर बेटा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कब से बैठे हो, बस मुंह बनाई जा रहे हो। मेरे बेटे को तुम्हारी गंदी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दफा करो अपनी शक्ल यहाँ से बाहर। थोड़ी देर में बेबी के चेहरे को चूमते हुए बोल रही थी, जबकि बाला बार बार इसे प्यार कर रहा था, लेकिन बार बार वो इसे ये भी बता रहा था कि वो इसकी बेटी लेकर नहीं आई थी, बल्कि एक बेटा पैदा करके दे दिया था जो हमेशा अपनी माँ का साथ देगा, इसका नहीं। और इसकी बात पर बेला खुश हो रही थी, क्योंकि ये तो सच था कि इसका बेटा हमेशा इसका साथी बनकर रहने वाला था, और फिर वो दोनों मिलकर बाला की हालत खराब करने वाले थे। तुम्हारा ही कसूर है, मुझे सब पता है। तुम चोरी चोरी उठकर दुआएं मांगती थी कि बेटा ना, बेटा हो बेटी ना हो। तुम्हें तो मेरी बेटी चाहिए ही नहीं थी, लेकिन मैंने भी सोच लिया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे हर कीमत पर अपनी बेटी चाहिए, और मुझे बेटी मिलकर रहेगी। अब इसके लिए मुझे रात रात भर ही क्यों ना जागना पड़े। वो बेबाकी से बोला तो जहां बेला इसे घूर कर रह गई थी, वहीं इसकी गोद में इसका बेटा बुरी तरह से खिलने लगा था, जैसे इसे करंट लग गया हो। वाह वाह वाह, देख लो अपने बेटे को करतूत। ये तो अभी से कैसे गले फाड़ फाड़ कर रो रहा है। भाई तू जितना मर्जी रो, बेटी तो मेरी आकर ही रहेगी। वो इसके गालों को चटाचट चूमते हुए बोल रहा था, जबकि जैसे ही इसकी बात को वो सुनकर समझ चुका था, इसलिए वो मजीद गला फाड़ कर रोने लगा। तो बेला इसे संभालने में लग गई थी, जबकि बाला बहुत सीरियस अंदाज में अपने दूसरे बच्चे को दुनिया में लाने की तैयारी में था। वो अपने मासूम से बच्चे को लेकर अंदर दाखिल हुआ, जहां दुआम बेड पर लेटी कब से इसके आने का इंतजार कर रही थी। उफ ठाकुर जी, मैं कब से आपका इंतजार करी, आप तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पता नहीं कहाँ चले गए थे मेरे मासूम से बच्चे को लेकर। जल्दी लाएं, मुझे इसे देखना है। किस तरह से, किसकी तरह दिखता है, मेरी तरह या फिर आपकी तरह? वो तकिए से टेक लगाते हुए सीधी हुई थी, जबकि वो इसके मासूम से बच्चे को लाकर इसकी गोद में रखते खुद भी इसके साथ ही बैठ गया था। मुझे तुम्हारी तरह ही लग रहा है, प्यारा सा मासूम सा। वो मुस्कुराकर इसका माथा चुमता, इसके गीत अपने हिसार बनाता, इसके पीछे होकर बैठा था, जबकि वो इसके सीने के साथ टेक लगाते हुए अपने बेटे को देखने लगी थी, जो सच में बेतहाशा मासूम था। इतना प्यारा है डाकू जी। बाला भैया ने इसका नाम क्या रखा है? इसने सरदार की तरफ देखते हुए सवाल किया, जबकि निगाहें अपने बेटे के चेहरे से हटाने का नाम नहीं ले रही थी। अभी नहीं रखा, कहते हैं वक्त लेगा, अपने भतीजे का नाम सोच समझ कर रखेगा। हालांकि मैंने पहले ही सोच रखा था कि अगर बेटी हुई तो जाहा, और अगर बेटा हुआ तो सोहान। लेकिन वो हमेशा की तरह वो हर काम में पीछे ही रह गया है। इसने अभी तक हमारे बेटे का नाम नहीं सोचा। वो कुछ मायूस हुआ था। ओह डाकू जी, ये क्या बात हुई? इनको सोचना चाहिए ना हमारे बेटे का नाम। अब क्या हम जब तक वो नाम नहीं रखेंगे इसको बेबी कहते रहेंगे? फिर तो आदत बन जाएगी। वो परेशानी से बोली, जबकि वाला अचानक ही कमरे में दाखिल हुआ। अरे नहीं नहीं बनेगी आदत, मैंने सोच लिया है नाम। वो जैसे लानी अंदाज में बोला था, मैंने सोच लिया कि मेरे भतीजे का नाम होगा अबराज दिलदार यलगार, यानी रोशन नुमाया, हर जगह चमकने वाला, सबको नजर आने वाला। वो बेहद खुशी से नाम बता रहा था, और साथ में इसका मतलब भी वाजिया कर रहा था। दुआम को नाम बेहद पसंद आया था। नाम तो बहुत खूबसूरत है, यानी कि अब हम अपने बेटे को नाम से पुकारेंगे। वो बहुत खुशी से बोली थी, जबकि सरदार भी मुस्कुरा दिया था। बेला और दुआम दोनों ही बहुत बेला और दुआम दोनों की ही नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। पहले तो डॉक्टर ने कहा था कि बेला का ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर अल्लाह की करम नवाजी ही थी कि किसी तरह के ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आई थी। और अब माशाल्लाह से बेला बिल्कुल ठीक थी, सेहतयाब थी, और इन्हें शायद कल तक घर जाने की भी इजाज़त मिल जानी थी, जिसकी वजह से कबीले में इनके वेलकम की खूब तैयारी की जा रही थी। कबीले में इनका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। किसी तरह की कोई गोली नहीं चलाई गई थी, कोई ज़्यादा आवाज़ पैदा नहीं की थी, यहाँ तक कि ढोल धमाके भी नहीं किए गए थे। ये सब लोग वो दुआम और बेला के कमरों में जाने के बाद करने वाले थे, क्योंकि इनके बच्चे डर सकते थे, और ये वो कभी नहीं चाहते थे। वो नन्हे फरिश्तों को डराने का इरादा नहीं रखते थे। बहुत खुशी से हर चीज़ को किया जा रहा था। पूरा कबीला इस वक्त खुशियों से भरा हुआ था। कल रात को ही इनको खबर मिली थी कि दुआम के तायाबू को कल रात फालिज का अटैक हुआ, जिसके बाद इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। तकरीबन 3-4 महीने पहले ना जाने इनके दिल में क्या जागी कि वो खुद ही दुआम के सामने आकर अपने गुनाह कबूल कर गए थे। उन्होंने खुद दुआम को बताया था कि किस तरह से उन्होंने सरदार की माँ को एक डाकू के आगे बेच दिया था। ये सारी बातें वो पहले ही से ही जानती थी, इसीलिए कुछ भी सुनकर वो हैरान नहीं हुई थी। वो रो रो कर इससे माफ़ी मांग कर गए थे, लेकिन जो कुछ वो कर चुके थे, इसके बाद माफ़ी मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। और सरदार एक आम सा इंसान था, कोई फरिश्ता नहीं था जो अपनी माँ के जुर्मों को माफ़ कर देता, इसलिए वो इनसे निगाहें फेर चुका था। जबकि दुआम ने भी साफ अल्फाज में कह दिया था कि जिस शख्स से इसके शोहर का कोई तलक नहीं रखना चाहता, वो भी ऐसे शख्स से कोई तलक नहीं रखेगी। वैसे भी ऐसे लोगों को किसी से कोई रिश्ता नहीं होता जिनके अंदर इंसानियत खत्म हो जाए। और फिर इसके साथ ही इनसे कहा था कि वो वापस कबीले की तरफ कभी भी ना आए। कल ही इसने दुआम को बता दिया था कि रुबाब के अब्बा को फालिज का अटैक हुआ है, इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जबकि चाचा को भी इसके कारोबार में काफ़ी नुकसान हो चुका है। लेकिन दुआम के चेहरे पर ये सारी बातें जानने के बाद भी किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया था। मतलब साफ था कि इसे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। इंसान जो बोता है वही दुनिया में काट लेता है। बस ऐसे मकाफाते अमल पर यकीन था, इसे बस मकाफाते अमल पर यकीन था, इसीलिए इसने ये मामला इसे बस मकाफाते अमल पर यकीन था, इसीलिए इसने इस मामले में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी। कबीले की खुशियां इस वक्त अरूज पर थी। हर कोई बेतहाशा खुश था। सरदार ने कबीले में मौजूद हर इंसान को बहुत खुशी से अपना बच्चा दिखाया था। हर कोई इसे देखकर इसे प्यार करता, जबकि इसका बच्चा भी सबसे प्यार ले रहा था। जैसे जानता हो कि आने वाले वक्त में इन लोगों की मोहब्बत ही इसकी पहचान कहलाएगी। तो हम काफी थकी हुई लग रही थी। वैसे प्रेगनेंसी के पिछले चंद महीने में इसकी नींद से बिल्कुल ही टूट गई थी। सरदार चाहता था कि वो कुछ देर आराम कर ले, इसलिए इन सबसे बच्चे को मिलवाने के बाद वो दुआम को कमरे में लेकर आया था।
1.5 महीना तो जैसे पर लगाकर घुसा था, वो लोग अपनी रूटीन पर वापस आ चुके थे, लेकिन फिर भी औलाद की मौजूदगी ने इन्हें पूरी तरह से इनकी तरफ मुतवज्जो कर दिया था। इस वक्त भी वो कमरे में दाखिल हुआ तो बेला फोन पर रेहान और बाप के बेटे से गप्पे लगाने में मसरूफ थी, जबकि रेहान साथ ही लेटा हुआ था और इसने अपने मोबाइल की स्क्रीन अपने बेटे की तरफ करके रखी थी ताकि वो अपनी फूफो से बातें कर सके। जब अचानक ही अंदर दाखिल होते बाला ने इसे फोन छीन लिया था। ओह बाला यार, क्या मसला है तुम्हारे साथ? सुकून क्यों नहीं है तुम्हें? बात करने दो ना मुझे अपने भतीजे से, मेरा गोल गप्पा पप्पो की याद आ रही है। वो फोन पर अपने 3 महीने के भतीजे अजमान से बातें कर रही थी। एक तो इस छोटे बच्चों से बातें करने का इतना शौक था कि हद नहीं, ऊपर से इसका अपना बेटा जो हर वक्त सोता रहता था। कल वो पूरे 1 महीने का होने वाला था, लेकिन मजाल थी जो इसकी आंख खुलती 24 घंटे सोता रहता था। बेला को तो समझ नहीं आती थी कि इसे नींद कैसे आ जाती है। बेला प्यार से इससे बातें कर रही थी, इसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखते इसे हंसाने की कोशिश करती थी, जबकि वो अगले ही लम्हे आंखें बंद करके सो जाता था। ऐसा लगता था छोटे से मासूम बच्चे ने पी रखी हो। और ऐसे में जब वो अजवान या अबराज से बातें करती तब इसका शोहर जेलस होना शुरू कर देता था। कहाँ वो इसके साथ मिलकर टीम बनाने वाली थी और कहाँ इसके बेटे की आंख ही नहीं खुलती थी। नींद के मामले में तो वो बिल्कुल अपने बाप पर गया था, ऐसा बेला का मानना था। मसला यह है कि तुम्हें जीता जागता बेटा तो दे दिया है, इसके साथ बातें करो, इसके साथ वक्त गुजारो, इसके पास इसके माँ बाप हैं, हर वक्त कभी एक तो कभी दूसरे बच्चे के साथ चिपकी रहती हो। वो इसके हाथ से फोन लेते हुए ऑफ कर चुका था। हाँ तो तुम पर गया है, 24 घंटे सोता रहता है, कैसे प्यार करूं इसको? वो गुस्से से बोली थी। ओहो, तो ये 24 घंटे सोता रहता है तो ये तो जुल्म है मेरी बेला पर। कोई बात नहीं, ये सोता रहता है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मुझे प्यार करो, मुझसे बातें करो, अगर कुछ कुछ करना है तो वो भी तुम मुझे कर सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरों के बच्चों के साथ नहीं करना। मेरे बच्चे के अलावा तुम सदा के बच्चे से कुछ कर सकती हो या फिर अपने बच्चे के बाप के साथ कर सकती हो, बाकी मैं तुम्हें किसी और के बच्चे से प्यार करने की इजाजत नहीं दूंगा। वो इसे अपनी बाहों में बढ़ते हुए बोला तो बेला इसे घूट कर रह गई थी। ठरकी डाकू, अभी 1 महीना नहीं गुजरा तुम्हारे इस बेटे को पैदा हुए, तुम्हारे अंदर का ठरकी वापस जाग गया है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पता नहीं 1 महीना कैसे काट लिया है तुमने। वो इसे खुद से दूर करते हुए बोलते अगले ही लम्हे वो इसे अपने करीब करता अपनी बाहों में भर गया था। मत पूछो, जाना बड़ी मुश्किल से गुजारा है, अब इसे 1 महीने से ज्यादा मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। वो अपनी बात मुकम्मल करता अचानक इसके लबों पर झुक गया था, जबकि इसकी करारी बता रही थी कि बाला ने सचमुच में ये दिन बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। बेला का इरादा तो था इसे रोकने का, लेकिन बल्कि वो तो खूब नखरे दिखाने का भी इरादा रखती थी, लेकिन बाला की बेताबियां इस वक्त अरूज पर थी। वो चाहकर भी इसे रोक नहीं पाई थी, बल्कि अपने चेहरे पर इसके रब्बों का बहकता हुआ लमस महसूस करती वो खुद भी इसकी नाहों में कैद सी हो गई थी। सज्जन साई जिद नहीं, ये दूध पियो, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना, तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए। तुम्हारी सेहत के लिए ये बेहद जरूरी है, समझा करो ना। अगर तुम इसमें जिद करोगी तो हमारे बच्चे की हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। वो इसे बेहद प्यार से समझाते हुए इसे दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो एक नंबर की जिद्दी थी जो इसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थी। जबकि इसका बेटा भी बेड पर परसुकून अंदाज में किलकारियां मार रहा था, जैसे अपने माँ की जिद पर खुश हो रहा हो। चुप कर बदतमीज, मैं यहाँ तेरी माँ की सेहत का ख्याल कर रहा हूँ और तू खुश हो रहा है। अब अगर ज्यादा तंग किया ना तो तुझे अस्तबल में शेरदिल के साथ बांध कर आ जाऊंगा। वो गुस्से से घुटते हुए इसके हाथों को थाम चुका था, जो तेजी से हिलने में मसरूफ थे। इसके हाथ पैर तेजी से चल रहे थे, लेकिन हाथ पकड़ते ही इसकी टांगें भी रुक गई थी। शायद कोई कनेक्शन था। इसने आहिस्ता से इसके हाथ छोड़े तो एक दफा फिर से पूरे जोशो खरोश से अपना काम करने लगा था। देखा कितने जालिम बाप हैं आप, मेरे बेटे को अस्तबल में बांध कर आएंगे। मेरे मासूम से बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका? वो नाराजगी दिखाने लगी। तुम्हारा ये मासूम सा बच्चा तुम्हारी टीम बन गया है। पहले तुम अकेली मेरी कोई बात नहीं मानती थी, अब ये भी तुम्हें शह देता है और तोड़ सोने का नाम नहीं लेता कि मैं अपनी टीम बनाने के लिए कुछ सोचूं। अचानक वो बेबाकी से बोला तो दुआम के गाल दहकने लगे थे। डाकू जी, थोड़ी सी शर्म कर लें, बेटे के बाप हो गए हैं आप, कुछ शर्म, लेकिन आपको शर्म छू कर भी नहीं गुजरी। और तुम एक माँ की और तुम एक बेटे की माँ हो गई हो, लेकिन मजाल है जो शर्म से नाता तोड़ा हो। अब तो शर्माना बंद कर दो बीवी, तुम्हारे शर्माने की वजह से अब तक सिर्फ एक बेटे का बाप बना हूं मैं, लेकिन अब सिर्फ एक बेटे का बाप नहीं रहना चाहता। मुझे मेरी बेटी चाहिए जो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे का मुकाबला कर सके। वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था, जबकि दुआ में से सुनते हुए शर्म से दोहरी हो रही थी। अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में रख चुकी थी। हाँ हाँ, वेरी गुड, सलाओ इसे, ये सोएगा तो मेरी बेटी के आने के चांसेस बनेंगे। वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहता है, बेड पर लेट गया था, जैसे कि दुआम थोड़ी ही देर में अबराज को सुलाने में कामयाब होती, उठकर इसे बेबी कार्ड में रख चुकी थी। वह बेड पर आकर बैठते उसे लगा जैसे सरदार सो चुका है। इसके सीने पर अपना सर रखते हुए इसने आंखें मोंदी ही थी, जब अचानक ही वो इसके बेड पर गिराता खुद इस पर साया फगन हुआ था। आप जाग रहे हैं, मुझे लगा आप सो चुके होंगे। नरमी से इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते हुए बोली थी, जबकि सरदार अगले ही लम्हे इसके माथे पर अपने लब रखता इसके चेहरे को एक एक नक्श को चूमने लगा था। नहीं सो सकता मैं अपनी सजन साई को बहुत सारा प्यार किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं सो सकता। वैसे भी अपनी बेटी के मामले में बिल्कुल सीरियस हूँ। इस बात को मजाक मत समझना। इसकी गर्दन को अपने लबू से छूते हुए सदा ने अचानक सर उठाकर इससे कहा तो वो खिलखिलाकर हंसी रही। नहीं, अभी मेरे बेटे को हम दोनों की तवज्जो की जरूरत है। 3 साल तक कोई चांस ही नहीं है। क्या मतलब, तुम्हारे बेटे के चक्कर में 3 साल तक मैं अपनी बेटी का इंतजार करूँ? वो नाराजगी से मुंह बनाकर बोला तो दुआम ने फौरन हामी सर हिलाया था। जी बिल्कुल, जब तक आपका बेटा इस काबिल नहीं हो जाता कि वो खुद अपनी बहन का ख्याल रख सके तब तक आपकी बेटी नहीं आ सकती। ये कोई रूल थोड़ी है ना। और मेरी बेटी का ख्याल तुम्हारा बेटा क्यों रखेगा? मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रख सकता हूँ। तुम बस मेरी बेटी को दुनिया में लाने की तैयारी करो, मेरी बेटी का ख्याल मैं खुद रखूंगा। वो जैसे वादा कर रहा था, जबकि दुआम इसके अंदाज पर हल्का सा मुस्कुरा दी थी। वो जानती थी इससे पहले भी बेटी की ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह पाक ने इसकी गोद एक बेटे से भर दी थी। बेशक वो अपने बेटे को भी बेतहाशा चाहता था, लेकिन बेटी की हसरत इसके दिल में थी। लेकिन दुआम को यकीन था जिस अल्लाह ने इसकी गोद भरी है
इसे ज़िंदगी की हर खुशी अता की है, वो जल्द ही इसके आंगन में अपनी रहमत का फूल भी खिला देगा। वो जितना खुदा का शुक्र अदा करते इतना कम था, जिसने इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया था। इसकी ज़िंदगी में कहीं इम्तिहान आए थे, कहीं गए थे, लेकिन इसने अल्लाह की पाक ज़ात पर यकीन रखा था और वही ज़ात इसे हर मुसीबत से निकालती थी और इसी ज़ात ने इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया था। वो ज़ाहिरा की तरह नहीं थी, हाँ, लेकिन फिर भी इसने सदा की छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियों को अपने कंधों पर सर उठा लिया था, जैसे नदी के करीब इन मछलियों को अपने हाथों से खुराक डालती थी, जबकि सरदार मासूम बच्चों का इलाज करवाता था। इसने शम्स से किया हुआ वादा आज भी नहीं तोड़ा था, जबकि दूसरी तरफ बाला था, जो कबीले की कई ज़िम्मेदारियों को अपने साथ ले चुका था। वो जानता था सरदार अब मसरूफ है, इस कबीले के साथ-साथ इसकी अपनी एक छोटी-सी फैमिली भी है, इसलिए अब कबीले की ज़िम्मेदारियाँ इन दोनों ने बाँट ली थी। जबकि बेला ने शहर जाकर अपनी डॉक्टरी कंप्लीट करने के बजाय यहीं कबीले में रहते हुए ही काम शुरू कर दिया था। अपनी पढ़ाई और डिग्री का फ़ायदा वो अब कबीले के लोगों को दे रही थी। यहाँ तक कि बाला ने इसे छोटा-सा क्लिनिक खोलकर देने का भी फैसला किया था, ताकि वो गाँव के लोगों की भी खिदमत कर सके, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। रिहान आज भी कबीले में कहीं केसेस लेकर आता था, जो इन लोगों ने हल करने होते थे। वो मिलकर हर तरह का मामला हल कर लेते थे, कभी किसी मसले ने सरदार के कदम रोके नहीं थे। इसके काम से पाक आर्मी वाकिफ थी और पुलिस वालों से इसे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पुलिस वालों को वो हमेशा ही कंट्रोल में रखता था। ये इसकी ज़िंदगी का मामूल था और इसकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। आने वाले वक्त में वो अपने कबीले को मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाना चाहता था, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिशें भी कर रहा था। इसके लिए इसकी सोचों का सबसे खास मरकज़ इसका कबीला था और बस कबीले का ही था। ये कबीला ही सरदार की दुनिया था और तमाम के लिए इसकी जन्नत, और वो दोनों ही अपनी जन्नत को हमेशा आबाद रखना चाहते थे। तो गाइस, ये था कंप्लीट नावल। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लगा है। मुझे तो अरीशा का ये नावल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसमें बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छे-अच्छे सीन्स क्रिएट किए गए हैं और जो मंज़िल दिखाए गए हैं, जो मंज़रकशी की है, वो बहुत ज़्यादा दिलकश थी, मुझे बहुत पसंद आई। पर्सनली मुझे अरीशा का ये नावल काफ़ी अलग लगा। उसके जो आगे वाले नावल थे उनके सीन्स और उसके कॉन्सेप्ट से काफ़ी अलग और काफ़ी डिफरेंट मौजू पर यह नावल था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। तो मिलेंगे फिर एक किसी न्यू नावल के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहें, आबाद रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और अपनी राइटर को भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। खुदा हाफिज़।